हेलो एवरीवन। तो अब हम शुरू करने वाले हैं डिसीजन ट्रीज के साथ। थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, थोड़ी सी रिग्रेस मैथ है, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा, इसलिए तो आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, और हल्के हल्के हम करते करते थोड़ा डिटेल में जाएंगे और इवेंचुअली चीज़ों को समझ लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ मैथमेटिकल टर्म से। इसमें जो मैथ है वो काफ़ी रिग्रेस है, तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहली टर्म जो है एंट्रोपी के साथ। अब ये एंट्रोपी क्या होती है? सिर्फ एंट्रोपी यूज़ नहीं करेंगे, और भी चीज़ें हैं, लेकिन एंट्रोपी का एक कंसेप्ट है जो कि आपको समझना जरूरी है, और वो है मेजर ऑफ प्योरिटी का। अब मेजर ऑफ प्योरिटी क्या होता है? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का। नहीं आता प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है तो बहुत सिंपल है, देख के समझ में आ जाएगा। मान लीजिए अपन डाइस रोल कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सबकी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रहेगी। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, सबकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे सेम। खैर उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हाँ डाइस में ऐसा ही होता है कि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम रहती है, जो कि है 1/6। और ये जो वाई एक्सिस है हमारी प्रोबेबिलिटी है, और ये हमारे वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हर किसी की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है हर वैल्यू की। और मान लीजिए मैं एक ऐसी डाइस लेता हूँ जिसमें बाकी नंबर लिखे नहीं है, सिर्फ 6 लिखा है, 1 2 3 4 5। तो 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6 के आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1। यानी ये क्या है? ये है प्योर। इसे हम डिफाइन करेंगे एज प्योर। अब ये प्योर कैसे होगा? पहले मैं एंट्रोपी की लिखता हूँ इक्वेशन। एच से डिनोट करते हैं इसे, ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हैं, पी वाई लॉग पी वाई। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 है हमारे पास, इस केस में अब मैं 6 की जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी यहाँ पुटिंग करता हूँ, तो एच आएगा 0। और वहीं यहाँ पे असल में समेशन होता है, अगर हम सबका लेना चाहें तो, कि टोटल डाइस रोल करने में एंट्रोपी कितनी आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं इधर वाली की वैल्यूज पुट करता हूँ तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी विच विल बी नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है हमारे पास ये वाला केस, ये प्योर है, नॉट प्योर है। यानी कि जितनी एंट्रोपी कम होगी उतनी चीजें ज्यादा प्योर होंगी। अगर फिजिक्स के टर्म में समझे तो एंट्रोपी को थोड़ा कहा जाता है डिसऑर्डर। एंट्रोपी इज इक्विवेलेंट टू डिसऑर्डर। डिसऑर्डर यानी कि अगर आप अपने लाइफ में देखें तो डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि कई सी बहुत सी चीजें अजीब अजीब इकट्ठे हो रही है ना। तो वही केस डाइस के केस में हो रहा है कि 6 के 6 नंबर इक्वली लाइकली हो, कोई भी आ सकता है, तो वो डिसऑर्डर है। लेकिन अगर आपको पता है कि कोई चीज होनी होनी है, जैसे कि डाइस रोल करने पे एक डाइस है जिसमें सिर्फ नंबर 6 है, तो वो डिसऑर्डर नहीं हुआ, आपको पता है 6 ही आएगा, वो आपके लिए डिसऑर्डर नहीं हुआ। ऐसे ही एक एग्जांपल और देता हूं, मान लो मैं कहता हूं सन राइजेस इन द ईस्ट। मैंने कहा सनराइज करता है ईस्ट में, और मैंने दूसरा एक सेंटेंस दिया, टुमारो इज अ सोलर एक्लिप्स। तो एक बात बताइए, किसमें ज्यादा डिसऑर्डर हुआ? अगर कल सोलर एक्लिप्स है तो आप 1-1.5 घंटे के लिए ऊपर आसमान में नहीं देख सकते, और सनराइजेस इन द ईस्ट तो आपको पता ही है, ये तो रोज होता है। तो आपके लिए डिसऑर्डर किस में हुआ? आपके लिए डिसऑर्डर हुआ इस केस में कि कल सूर्य ग्रहण है, और ये क्या हुई? आपके लिए नॉर्मल चीज हुई, ये डिसऑर्डर नहीं है, ये रोज होता है। तो वही चीज ये एंट्रोपी मेजर करती है। तो अब इसका डिसीजन ट्री से क्या लेना देना है? तो अब हम आते हैं डिसीजन ट्रीज की तरफ। मैं एक यहाँ पे डेटा सेट लेकर आया हूँ, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे हमें चीजें समझ में आएंगी। अब होता क्या है, जो हमारा डिसीजन ट्री की एल्गोरिदम है वो वर्क कैसे करती है? सबसे पहले एक होगा हमारा रूट नोड। हम इस पोजीशन पे, ये है हमारी इनिशियल पोजीशन। मान लीजिए मैं लेता हूँ टेम्परेचर, एक फीचर लिया, ठीक है, मैंने टेम्परेचर फीचर ले लिया। अब इसमें हमारे पास क्या क्या है? माइल्ड है, कोल्ड है,
हॉट है, और इसके बाद और कुछ है हमारे पास माइल्ड, कोल्ड और हॉट। ये 3 वेदर है हमारे पास, 3 टाइप के टेम्परेचर है। ऐसे ही हमारे पास आउटलुक हो गया, इसमें हमारे पास सनी है और आपको दिख रहा होगा ओवरकास्ट है और रेन है। ये 3 वेदर है हमारे पास। ऐसे ह्यूमिडिटी में कुछ वैल्यूज हैं, इस पर भी अभी बाद में आएंगे हम। विंड है, यस और नो है, बहुत सिंपल। और डेटा सेट जो हमें प्रेडिक्ट करना है वो क्या हम खेलने जाएंगे, ये क्या है, मान लीजिए यहाँ पे क्रिकेट खेलने आ रहे हैं भाई, चलो ठीक है, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे या नहीं, तो वो डिसाइड करना है। वो पता लगाएगा हमारी एल्गोरिदम कि भाई ये सब हमें चीज़ें पता है, टेम्परेचर कितना है, आउटलुक कैसा है, ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड कितनी है, और उस पर डिसाइड करना है कि मैच होगा कि नहीं होगा। ये प्रिडिक्शन करनी है हमें। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक नोड आ गया इनिशियल पोजीशन, भाई हम खड़े हैं, हमें मैच खेलना है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले टेम्परेचर लेंगे, और टेम्परेचर में हमने उठाया मान लीजिए माइल्ड। थोड़ा सा यहाँ आते हैं, इसको मैं डायग्राम को फिर से लेकर आता हूँ क्लीन करके। मैंने ले लिया ये इनिशियल पोजीशन है और मैंने लिया माइल्ड। अब माइल्ड में मैं चेक करूंगा कितने यस है, एक ये यस है, एक नो है, 2 यस, 3, 4 और 5 यस है और 2 नो है। तो इसमें कुछ एंट्रोपी निकलेगी। एंट्रोपी कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस लॉग प्रोबेबिलिटी ऑफ यस नेगेटिव रहेगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इंटू लॉग प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। अभी ऐड करेंगे, जो भी इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास कुछ एंट्रोपी निकल के आएगी माइल्ड के लिए। माइल्ड के लिए हमारे पास एंट्रोपी निकल के आएगी, ठीक है, एच माइल्ड आया हमारे पास। ऐसे ही करके हमारे पास एच माइल्ड, एच कूल, और एक चीज और है यहाँ पे, वो है हॉट। हमारे पास एच हॉट आएगा। ये 3 आएंगी और ये तीनों एंट्रोपी है, माइल्ड, कोल्ड और हॉट की। एंट्रोपी मैंने बता दिया आपको कैसे निकलेगी, यस और नो ले लिया, इसे 0 और 1 मान लीजिए आप, ठीक है, और आप उससे एंट्रोपी निकाल लीजिए फॉर्मूले से और सम कर लीजिए। तो इनिशियल पोजीशन हुई। हम क्या करेंगे, यहां जो एंट्रोपी है इसको 1 मानेंगे। अभी यहां पे कुछ एंट्रोपी आई तीनों की। अब तीनों की एंट्रोपी आई तो हम क्या करेंगे, इन तीनों की एंट्रोपी का एवरेज लेंगे, एंट्रोपी का एवरेज, और इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1 में से। फिलहाल के लिए 1 मान के चलिए, या फिर एच रूट के लिए, ये जो इनिशियल नोड हुआ है इसे हम कह देते हैं रूट। रूट है हमारी, डिफरेंट चीजें मार्क कर देता हूँ, ये रूट नोड है। जो ऊपर वाली रूट नोड हुई उसमें से हमने माइनस कर लिया, जो ये एवरेज निकल के आया इन तीनों का, एच एवरेज। ये क्या चीज हुई, ये चीज हुई इंफॉर्मेशन गेन। ये रहती है हमारी इंफॉर्मेशन गेन, कि कितनी हमने इंफॉर्मेशन गेन कर ली, यानी कि हमने कितनी एंट्रोपी कम कर ली है ना। तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी एंट्रोपी हम डिक्रीज कर चुके हैं, कितना डिसऑर्डर हम कम कर चुके हैं, कितना हम सच्चाई और चीजें सही हो उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन गेन होती है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है अभी कि टेम्परेचर है हमारे पास, एक मिनट, हाँ, हमारे पास टेम्परेचर है, और फिर उसके बाद मान लीजिए मैं लेता हूं आउटलुक। पहले यहां पे मैं लिख देता हूं इंफॉर्मेशन गेन को, आईजी लिख देता हूं, और यहां पे मैंने लिख दिया टेम्परेचर। अब वो आपको पता है कैसे आया, एच रूट जो इनिशियल थी माइनस जो एच हमारा आया किसके लिए था, वो टेम्परेचर के लिए, एवरेज जो निकाला था हमने, हॉट, कोल्ड और माइल्ड का। ऐसे ही इंफॉर्मेशन गेन मैं एक काम करता हूँ, आउटलुक के लिए निकाल देता हूँ, ठीक है, मैंने आउटलुक के लिए निकाल दिया इंफॉर्मेशन गेन, एच रूट माइनस एच टेम्परेचर। ऐसे ही फिर मैंने ह्यूमिडिटी दे रखा है डेटा सेट में, एक फीचर ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के लिए निकाला, ठीक है, एच रूट माइनस एच टेम्परेचर। ऐसी एक और है हमारे पास, कौन सा है वो देखना पड़ेगा, विंडी। ऐसी आईजी विंड और एच रूट माइनस एच
विंड, ये आ गया विंड के लिए। अब ये 4 हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन आ गया। अब हमें इसमें क्या करना है, इससे कैसे पता चलेगा कि हमें, थोड़ा सा और मैं बैक लेके जाता हूँ, मैं समझाता हूँ। हमने चारों के लिए इंफॉर्मेशन गेन निकाल लिया, ये 4 इंफॉर्मेशन गेन आ गए, यानी कि रूट में से माइनस करी एंट्रोपी उसकी प्योरिटी। अब हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन गेन है, इंफॉर्मेशन गेन क्या बताती है, हम कितना सच्चाई की तरफ, कितना ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जिसका सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन होगा उसको हम एज अ नेक्स्ट नोड चूज करेंगे। मैं अज्यूम करता हूं कि आउटलुक जो है, अज्यूम करके चलते हैं आउटलुक का सबसे ज्यादा है। तो आउटलुक में हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, आउटलुक में सनी, ओवरकास्ट और रेन, अज्यूम करके चला आउटलुक में ये आया। तो उसके बाद हम यहाँ खड़े हुए थे खेलने के लिए कि भाई क्रिकेट का मैच खेलना है, यहीं खड़े रहो। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, आउटलुक का इंफॉर्मेशन गेन आया तो सबसे पहले हम आउटलुक का ही चेक करेंगे। तो सबसे पहले सनी, रेन और ओवरकास्ट। ओवरकास्ट होता है यानी कि बादल, बादल है, बारिश नहीं हो रही लेकिन बादल है। तो हम ये 3 चीजें चेक करेंगे क्योंकि इसका सबसे पहले इंफॉर्मेशन गेन आया है, सबसे ज्यादा है। अब यहां से आगे कैसे बढ़ा जाए, यहां से आगे बढ़ा जाएगा सेम तरीके से। यहां पे हम किसका चेक करेंगे, यहां फिर से हम इन तीनों को चेक करेंगे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड का। और जिसमें सबसे ज्यादा आएगा, मतलब सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन आएगा, हम उसको चूज कर लेंगे। मान लीजिए हम विंडी का चेक करते हैं और विंडी का सबसे ज्यादा आता है, विंडी, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में से विंड का सबसे ज्यादा आता है। तो सनी के बाद हम चेक करेंगे क्या विंड है या नहीं है। ठीक है, ये चेक करा। फिर उसके बाद हमारे पास विंड के 2 ऑप्शन आ गए, ये यस और नो। तो उसके बाद हम यहां मूव कर जाएंगे। ठीक है, विंड है। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बचा। तो हम इन दोनों को चेक करेंगे कि भाई टेम्परेचर का इन्फॉर्मेशन गेन ज्यादा है या ह्यूमिडिटी का इन्फॉर्मेशन गेन ज्यादा है। तो उसके बाद हमें मान लीजिए टेम्परेचर का ज्यादा लगा, तो अब हम टेम्परेचर में क्या जाएंगे, हॉट, कोल्ड और जो माइल्ड का केस था हम इसमें मूव कर गए। तो हमारे पास फिर से कुछ लीफ नोड्स आ गए। ऐसे धीरे धीरे करके हमारे पास एक ट्री बन के आ गया और इवेंचुअली हमारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन कैसे होगा हमारा, मान लीजिए हम यहाँ पहुंच के आ गए ह्यूमिडिटी पे। अब ह्यूमिडिटी पे हमने एक चीज देखी थी, मैं फिर से वो डायग्राम लेकर आता हूँ। यहाँ पे ह्यूमिडिटी में वैल्यूज है हमारे पास कुछ, जिससे कहते हैं ना ऑर्डिनल नहीं है। ऑर्डिनल यानी कि अभी तक क्या था हमारे पास, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था कि हाँ भाई ये 3 में बांट दो, माइल्ड, हॉट और कोल्ड में। यहाँ ऐसा नहीं है ह्यूमिडिटी में। और एंड में, सबसे एंड में आया हमारे पास ह्यूमिडिटी कि भाई अब इससे यस और नो पता लगाना है, इस चीज़ से हमें यस और नो पता लगाना है ह्यूमिडिटी से। तो कैसे पता लगाएंगे, अब हम फाइनल लीफ नोड पे हैं, अब हमें करना है क्लासिफिकेशन। ये सबसे लास्ट एज अ फीचर हम इसे लेंगे, प्लेट को। क्रिकेट खेलना है या नहीं, क्रिकेट ही हो गया, क्रिकेट है ना। तो अब ये कैसे पता लगाए, हम क्या करेंगे, इस ह्यूमिडिटी का जो ये कॉलम है इसे कर लेंगे सॉर्ट। काफ़ी ख़राब बना, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम इसे सॉर्ट कर लेंगे। अब इसे सॉर्ट करने के बाद हमारे पास मान लीजिए ऐसा आता है कुछ 65 और 69, 67 भी था, 69 आया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, 70 है, फिर 71 मान लीजिए, 72 मान लीजिए। ये सब कुछ हमारे पास वैल्यूज हैं। हम क्या करेंगे, इसे कर लेंगे सॉर्ट। ये सॉर्टेड वैल्यू है, ये हमारी सॉर्टेड है, भाई हमने इसे सॉर्ट कर लिया। तब इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पे यस और नो इसके सामने लिख लेंगे कि भाई यहाँ यस है, यहाँ नो है, यहाँ यस है, ये नो है। उसके बाद हम हर एक पॉइंट पे, हर एक वैल्यू पे चेक करेंगे इसकी एंट्रोपी। एंट्रोपी, और जिस वैल्यू पे आके हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा होगी, इंफॉर्मेशन गेन यानी कि जो ऊपर की एंट्रोपी थी माइनस जो एक सर्टेन वैल्यू पे हमारे पास एंट्रोपी आई है, उसको चेक करेंगे एच वैल्यू पे। और जिसमें सबसे ज्यादा आएगी, मान लीजिए इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा आएगी, तो हम क्या करेंगे 71 पे थ्रेशोल्ड डिसाइड कर देंगे। अब थ्रेशोल्ड डिसाइड करने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये रहा ह्यूमिडिटी
ह्यूमिडिटी, ये रहा हमारा ह्यूमिडिटी। अब हमने कहा अगर ह्यूमिडिटी ग्रेटर देन 70 है तो यस नो हम नहीं खेलेंगे, और अगर ह्यूमिडिटी लेस देन 70 है तो एक काम करेंगे, हमारा मैच हो जाएगा, हम क्रिकेट खेल पाएंगे। तो ऐसे करके हमारा धीरे धीरे ट्री बनता है और चीज़ें क्लासीफाई होती हैं। सिर्फ यस और नो में भी नहीं, आप 3 में भी बांट सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी डिसीजन ट्री रहती है। अब ये सब चीज़ें करने की हमें ज़रूरत क्या थी, ऐसा डिसीजन ट्री ऐसा क्या खास कर रहा है यहाँ पे, ये सब तो आपको पता चल गया कि हो क्या रहा है पीछे मैथमेटिकली। लेकिन डिसीजन ट्री इतना माना के जाता है, इतना रिगरसली यूज भी होता है, ये जो ट्री एल्गोरिदम से बहुत ज़्यादा यूज होती है इंडस्ट्री में। मैं बताता हूँ, मेरा अभी रेजर पे का इंटरव्यू था एक, तो उसमें पूरा इंटरव्यू जो था, जो रेजर पे का इंटरव्यू था, वो पूरा का पूरा ट्रीज पे फोकस था। उन्होंने ट्रीज पे ऊपर नीचे बात करी सारी। तो इन ट्रीज में ऐसा खास क्या है, मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ। मैंने ग्राफ बनाया एक, अब मैंने कहा आपसे कि ये एक है। अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स प्लॉट करता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखें, मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। ऐसा कुछ है हमारे पास। अब इसे आपको क्लासीफाई करना है तो कैसे करेंगे, आप एक मान लीजिए मैं कहता हूँ स्ट्रेट लाइन बनाओ, तो आप स्ट्रेट लाइन तो बना के क्लासीफाई कर नहीं सकते इसे, है ना। और आप इसे वो केनन एल्गोरिदम लगा के आप इसे वो क्लासिफिकेशन भी नहीं कर सकते, है ना, कि केनन कुछ ऐसा सब बन नहीं सकता है। तो इस दिक्कत को कैसे सॉल्व किया जाए। असल जब आपकी ये डिसीजन ट्री वाला आप जब ये एल्गोरिदम लगाते हैं तो ये रूल्स खुद बनाती है, खुद, यानी कि वो इसे क्लासीफाई कर देगी कुछ ऐसे। अब ये क्लासीफाई कैसे हुआ कि अगर इस पॉइंट से ज़्यादा है और इस पॉइंट से लेस है तो माइनस क्लासीफाई करो, और अगर नहीं तो पॉजिटिव क्लासीफाई करो। तो डिसीजन ट्री जो होते हैं ना आपके ओवरऑल ऐसे काम करते हैं, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये जो बनता है ना आपका कुछ ऐसे करके ब्लॉक्स टाइप बन सकते हैं, ये आपके डिसीजन ट्री ऐसे करके, ये सब चीज़ें आपके डिसीजन ट्री में पॉसिबल है, जो कि आपका केएनएन और सिंपल बाकी की जो एल्गोरिदम है वो नहीं कर पाती। तो ये जो अपने रूल्स है ये खुद डिसाइड करती है। ये पावर है डिसीजन ट्रीज की। अभी तो हमने बात करी बेसिक डिसीजन ट्री, ओवरऑल ओवरव्यू दिया है मैंने अभी कि ये वर्क कैसे करता है, कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। थोड़ी इसमें चीज़ें और हैं, थोड़े से हम ग्राफ्स वगैरह और देखेंगे, थोड़ा सा एंट्रोपी के डेप्थ में जाएंगे, तो वो अगले लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। तो अब डिसीजन ट्रीज में आगे बढ़ते हुए हम कुछ टॉपिक्स और डिटेल में कवर करेंगे, जिसके बारे में मैंने कल बात करी थी कि और थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे मैथमेटिक्स की। तो वो कुछ टॉपिक्स हैं, वो है हमारा एंट्रोपी, गिनी इंडेक्स, इंफॉर्मेशन गेन और अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग इन डिसीजन ट्री। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एंट्रोपी के साथ। मैंने एक ओवरव्यू तो दे ही दिया था कि कैसे डिसऑर्डर रिप्रेजेंट करता है एंट्रोपी और प्योरिटी मेजर करता है, और एंट्रोपी और गिनी इंडेक्स दोनों आपसी में सेम है, तो पहले एंट्रोपी से ही। लेकिन मैं थोड़ी सी जो बात करना चाहूँगा वो जो इसका फॉर्मूला है उसके बारे में। अब ये जो फॉर्मूला है ये क्या चीज़ है, हमने यही क्यों चूज कर। मैंने कहा था कि चीज़ की प्रोबेबिलिटी, किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी अगर कम हुई या फिर वो डिस्ट्रीब्यूटेड हुई, जैसे कि हमने एक पीएमएफ ग्राफ बनाया था और देखा था कि एक डाइस के रोल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/6 रहती है। लेकिन अगर एक डाइस है जो हर बार 6 ही दे रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1। तो ये बहुत प्योर है और उसकी एंट्रोपी काफ़ी लो है। और यहीं पे जहाँ डाइस में हर नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, यानी कि 1/6 है या कुछ भी है, उसकी एंट्रोपी जो है वो हाई है। ऐसी मैंने सन का एग्जांपल दिया था कि सन राइजेस इन ईस्ट, और दूसरा मैंने सेंटेंस बोला था कि टुमारो इज सोलर एक्लिप्स, यानी कि कल सूर्य ग्रहण है। अब इसमें से ज्यादा एंट्रोपी किसकी रहेगी, एंट्रोपी ज्यादा रहेगी इस केस में,
इस केस में क्यों एंट्रोपी ज्यादा है? क्योंकि अनलाइकली इवेंट है, ये डिसऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी हो रही है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। तो हम घूम फिर के क्या कहना चाह रहे हैं? डिसऑर्डर वो है जो अनयूजुअल चीज हो रही है, और अनयूजुअल चीज को हमें ज्यादा एंट्रोपी प्रोवाइड करनी है, तो वो कैसे करी जाए? हम कौन सा ऐसा फंक्शन लेकर आए कि जिससे जब हम प्लॉट करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम होने पर, उसकी प्रोबेबिलिटी मान लीजिए नीचे जा रही है, उस फंक्शन की वैल्यू बढ़े। ऐसा एक फंक्शन होता है, वो है माइनस लॉग एक्स। अब मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा वो फंक्शन। ये है हमारा माइनस लॉग एक्स का ग्राफ। अब आप देख सकते हैं कैसे ये 1 से शुरू हो रहा है, और जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहती है, तो जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी कम हो रही है, माइनस लॉग एक्स की वैल्यू जो है, यहाँ पे माइनस लॉग एक्स है हमारा, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी कम हो रही है। और ये कुछ ऐसा सा ग्राफ बन गया। थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई, ये इन्फिनाइटली ऊपर जाता है, ये ऐसे इन्फिनाइटली ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे पी एक्स से हमने से मल्टीप्लाई, पी वाई से मल्टीप्लाई क्यों किया है? ये तो हम समझ गए कि भाई ठीक है, जितनी प्रोबेबिलिटी कम उतना डिसऑर्डर ज्यादा है, अनयूजुअल चीज हो रही है, एंट्रोपी ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पे ये पी वाई कहाँ से आया? ये क्या करता है? असल में कंटेन करता है। हम कोई ऐसी चीज नहीं चाहते जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.0001 हो और वो इन्फानाइट एंट्रोपी दिखा दे। हमें चीज चाहिए थोड़ी सी कंटेन्ड। कंटेन्ड यानी कि हम नहीं चाहते कि इन्फानाइट डिसऑर्डर हो जाए, क्योंकि बहुत अनलाइकली इवेंट होने की, कि भाई मैं एक इवेंट कह रहा हूँ कि सूरज फट जाएगा, उसकी है ना, कि सन ब्लास्ट हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसकी 0.0001 है। तो इसको अकाउंट में थोड़ी ना लेंगे, हम इसको भी अकाउंट में नहीं लेना चाह रहे, हम इस चीज को भी अवॉइड करना चाहेंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम पी वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि वो थोड़ा इसे कंट्रोल में रखे। और वो कंट्रोल में कैसे रखती है? अभी तक हमने क्या ग्राफ देखा? अभी तक ग्राफ बन रहा था कुछ ऐसे, ये 1 से आ रहा था और ये हल्के हल्के जाके इन्फिनाइटली पहुंच रहा था ऊपर। अब यही चीज अगर मैं, ये है हमारा माइनस लॉग एक्स, इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूं एक्स से, तो ये किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो देखते हैं, यहाँ पे माइनस लॉग एक्स है, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्स से मल्टीप्लाई। तो आप देख सकते हैं ग्राफ हमारा किस तरीके से यहाँ पे चेंज हो गया है, और यहाँ पे वैल्यू क्या हुई है? थोड़ी सी कंटेन्ड हो गई कि भाई अगर प्रोबेबिलिटी इतनी है, कम है, तो ठीक है इसकी वैल्यू हाई रखो, लेकिन अगर बहुत ही कम हो रही है तो आप इसे निग्लेक्ट कर दो। निग्लेक्ट यानी कि यहाँ पे वैल्यू कम हो जाएगी इस पोजीशन पे। हम नहीं चाहते कि बहुत कम प्रोबेबिलिटी वाली चीजों को, जो जिनका सिग्निफिकेंस ही नहीं है, उन्हें बहुत ज्यादा हम शय दे दें, उन्हें ज्यादा जगह दे दें। हम चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, लेकिन बहुत ही कम है, इसका मतलब हम उसे ज्यादा शय देने की जरूरत नहीं है। तो उसे कंटेन करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला आता है वो कुछ ऐसा आता है, लॉग पी बाय। तो ये कहानी है एंट्रोपी के फॉर्मूले की। ये जो फॉर्मूला है हमारा एंट्रोपी का, वो इस तरीके से आता है, इस तरीके से बना है, और यही हम यूज करते हैं डिसीजन ट्री में। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, बस मैं थोड़ा सा डिटेल में देना चाह रहा था क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज है ये। और मेरे पास मतलब मैंने कई जगह पढ़ा भी है कि एंट्रोपी वगैरह जो है वो ह्यूमंस में, वो सॉरी ह्यूमंस कह रहा हूँ, एआई में आपका इमोशंस में भी यूज हो सकती है, इमोशंस क्रिएट करने के। कोई डिफरेंट टॉपिक है, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि एंट्रोपी कैसे यूटिलाइज करी जा सकती है इमोशंस लाने के लिए एआई में। लेकिन फिलहाल के लिए अभी डिसीजन ट्री पे फोकस करते हैं। तो अब हम मूव करते हैं, हमने एंट्रोपी कवर कर ली, अब हम मूव करते हैं गिनी इंडेक्स की तरफ। अभी गिनी इंडेक्स क्या है भाई? एंट्रोपी तो एंट्रोपी, हमने देखा कि हाँ एंट्रोपी कैसे काम करती है। अब यही मैं फॉर्मूला अगर इस तरीके से लिख दूं एंट्रोपी का, वहां पे क्या था? समेशन पी वाई आई इंटू लॉग पी वाई आई, ये था, ये हमारा एंट्रोपी का था एच। और यही अगर मैं गिनी इंडेक्स का फॉर्मूला लिखूं तो वो कुछ ऐसा है,
असल में होता क्या है, गिनी इंडेक्स भी सेम एग्जैक्टली सेम परफॉर्म करता है जैसे हमारी एंट्रोपी करती है, और बस फर्क ये है गिनी इंडेक्स जो है हमारा डिफॉल्टली यूज होता है हमारी साइकिड लंग की जो भी लाइब्रेरीज रहती हैं डिसीजन ट्री की उसमें। लेकिन क्यों गिनी इंडेक्स ये पी एक्स स्क्वायर वाले यूज होता है, पहले तो मैं ग्राफ दिखाऊं कि क्यों गिनी इंडेक्स यूज होता है। ये एक काफी अच्छा सा मेरे को यहाँ पे मिला है ग्राफ। ये हमारा एंट्रोपी का है ऊपर वाला, ये हमारा गिनी इम्प्योरिटी का है। तो गिनी एंट्रोपी भी एंट्रोपी सॉरी गिनी इम्प्योरिटी भी हमारा एंट्रोपी की तरह ही एग्जैक्टली परफॉर्म कर रही है, बस थोड़ा सा वैल्यूज का डिफरेंस है। लेकिन जो घूम फिर के जो हमें रिजल्ट्स चाहिए वो ये भी दे रही है। तो क्यों हमें गिनी इम्प्योरिटी लाने की जरूरत पड़ी ओवर एंट्रोपी, उसकी वजह जो है ना वो थोड़ा कंप्यूटर साइंस के डेप्थ में आती है, और वो ये है कि जो लॉग एक्स है इसके जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट है, जो प्रोसेसर को टाइम लगता है और जो प्रोसेसिंग पावर लगती है लॉग एक्स को कंप्यूट करने में, वो काफी ज्यादा है हमारी एक्स स्क्वायर को कंप्यूट करने से। तो सेम हमने एक फंक्शन लिया, हमने उसे स्क्वायर में कन्वर्ट करके सेम चीजें सेम रिजल्ट्स निकाल लिए। तो गिनी इम्प्योरिटी कुछ नहीं है, वो यही है कि हमने सेम ग्राफ को बस प्लॉट करा है, बस डिफरेंट तरीके से, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटेशन कॉस्ट बचाने के लिए। क्योंकि आपने देखा कि एक डिसीजन ट्री जब बनता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटेशन कॉस्ट जाती है, आप काफ़ी ज़्यादा ट्रीज और उसके नोड्स बना रहे हैं तो उसमें खर्चा होता है, और हर एक टाइम पे आप एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे, हर एक फीचर के साथ आप एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। अगर 100 फीचर्स हुए तो 100 के साथ आप एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे, और हर लेवल पे करेंगे, तो उसमें कॉस्ट काफ़ी जाएगी। तो उस कॉस्ट को हम कम से कम करना चाहते हैं, टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहते हैं। तो ये एक हमारा यूटिलाइजेशन है गिनी इम्प्योरिटी का। तो हमने कर लिया गिनी इम्प्योरिटी भी। अब हम मूव करते हैं इंफॉर्मेशन गेन की तरफ, थोड़ा डेप्थ में इंफॉर्मेशन गेन पे भी जाएंगे। मैंने कल आपको कहा था कि एच रूट माइनस जो करंट रूट है, करंट नोड है, नोड करंट, मान लीजिए ये रूट है और ये हमारा करंट नोड्स है, इनके बीच का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो हम इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन गेन। हमारी इंफॉर्मेशन गेन क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे 200 पॉइंट है और यहाँ पे 50 पॉइंट्स हैं, तो इसकी इंफॉर्मेशन गेन और इसकी इंफॉर्मेशन गेन में लेफ्ट वाले की काफ़ी डिफरेंस रहेगा। तो हम किस नोड का कैलकुलेट करें भाई, कौन सा नोड लें इन दोनों में से कि हम इंफॉर्मेशन गेन निकालें। तो उसके पीछे सोल्यूशन है कि इंस्टेड ऑफ कि आप जो स्टैंडर्ड तरीके हैं एच रूट माइनस एच करेंट नोड, हम क्या करते हैं, हम लेते हैं वेटेड वेटेड एच नोड करंट का। वो कैसे लेते हैं, वो लेते हैं हम एच रूट माइनस ये जो लेफ्ट वाला है 200 अपॉन 700, क्योंकि टोटल 700 पॉइंट्स थे, इनटू ई लेफ्ट प्लस 500 अपॉन सॉरी 50, तो ये तो नहीं सॉरी यहाँ पे 250 आएगा, 250 50 अपॉन 250 इंटू ई राइट, और इसके बाद इसका मीन ले लेंगे। मीन तो ऑब्वियसली आई गया, 250 से हमने डिवाइड कर ही लिया। तो ये हमारे पास वेटेड एंट्रोपी आई। अब इस वेटेड एंट्रोपी को हम रूट के साथ माइनस करके इंफॉर्मेशन गेन निकाल लेंगे, इंस्टेड ऑफ कि हम स्टैंडर्ड तरीके से जाए। तो ये वे रहता है, यही हमारे इंफॉर्मेशन गेन है, इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं। और जरूरी नहीं है एंट्रोपी, आप गिनी इम्प्योरिटी ही एग्जैक्टली काइंड ऑफ डिफॉल्ट मोड है, तो गिनी इम्प्योरिटी ही यूज करा जाएगा। तो एंट्रोपी की जगह गिनी इंडेक्स ही मान लीजिए उसे। तो डिसीजन ट्रीज में कंटिन्यू करते हुए अब हम आ गए अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग की तरफ। अब डिसीजन ट्रीज में अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग कैसे होती है, मैं एक डायग्राम लेकर आया हूँ, इसमें थोड़ा सा आपको अच्छे से पता चल जाएगा। प्रूनिंग जो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा। प्रूनिंग मतलब होता है छटाई। तो यहाँ पे छटाई हो रखी है, प्रून ट्री, और ये अनप्रून ट्री है। अब यहाँ पे ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग का कंसेप्ट कैसे आया,
यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बंदे को हमें लोन देना है, ठीक है। लोन देने के लिए सबसे पहले हमने उसकी इनकम चेक करी, ठीक है। फिर हमने 30,000 पे डिवाइड करा इसे। ये कैसे करा है, न्यूमेरिकल वैल्यूज में कैसे करते हैं, इस बारे में हम बात कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर चेक करा क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं है, फिर उसके बाद किसी और बैंक से लोन है, फिर उस पर हमने एक डिसीजंस बनाए कुछ, ये आ गया। लेकिन जब इसकी प्रूनिंग करी हमने तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उसकी इनकम ना होने पे ही उसका लोन रिजेक्ट कर दिया, जो कि ठीक भी ऑब्वियस सी बात है कि एक बंदे की इनकम नहीं है तो आपसे लोन नहीं देंगे। तो प्रूनिंग करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो यहाँ पे इतना बड़ा ये पार्ट था, यहाँ पे थोड़ा सा साइज थोड़ा था, इतना बड़ा जो पार्ट था ये गायब हो गया। क्या वजह थी, तो मैं आता हूँ आगे और हैंड टू हैंड समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक ट्री ड्रॉ करा, ये है इनिशियल नोड, इसके बाद आपने यहाँ पार्टीशन करा, ठीक है। फिर और पार्टीशन करा, और पार्टीशन करा, ऐसे करते करते आपने एक और पार्टीशन कर दिया। हुआ क्या, यहाँ पे थे आपके पास 1000 पॉइंट्स, और आप पार्टीशन करते करते कि भाई एंट्रोपी कम करनी है मेरे को, गोल क्या रहता है, एंट्रोपी कम करते जाना और इंफॉर्मेशन गेन बढ़ाते जाना हर एक पार्टीशन के साथ। तो यहाँ पे जब आप आए तो यहाँ पे एंट्रोपी कम करते करते आपके 1000 से कुल 10 ही पॉइंट रह गए। ये तो गड़बड़ है। आप कुल 10 पॉइंट्स के लिए आपने एक पार्टीशन कर दिया, एंट्रोपी तो बहुत लो हो गई, नियर जीरो हो गई, लेकिन पॉइंट्स तो सिर्फ 10 ही रह गए। और क्या पता ये 10 के 10 ही आउटलायर हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये 10 के 10 प्लेन में कहीं और लाए कर रहे हो, बाकी के पॉइंट्स आपके यहाँ हो, और आपने इन 10 को अलग क्लासिफाई कर दिया, इसे अलग क्लासिफाई कर दिया। तो ये, लेकिन ये थे आपके क्या, ये थे आपके आउटलायर। लेकिन ओवरफिटिंग मॉडल में क्या होता है, ओवरफिटिंग मॉडल ओवरफिट करता है भाई, हर एक पॉसिबल क्लासिफिकेशन को देखेगा वो। तो यहाँ पे आपकी आके ओवरफिटिंग की गड़बड़ हो जाती है। यहाँ हो गया आप ओवरफिट, यानी कि हाई वेरिएंस, यहाँ पे आपका वेरिएंस जो है वो इंक्रीज हो गया, ये हो गई आपकी ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम। यही चीज हमें यहाँ देखने को मिल रही है। मैं डायग्राम दोबारा लेकर आता हूँ थोड़ा सा क्लीन करके। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपने यहाँ पार्टीशन करने जब चालू करे, क्या पता है यहाँ पे लोन के लिए सिर्फ 20 ही बचे हो या 10 बचे या फिर सिर्फ 5 बचे, लेकिन इन सिर्फ 5 को एज अ लोन क्लासिफाई करने के लिए आपने पूरा एक ये अलग से एक ब्रांच निकाल दी, और हम वो नहीं चाहते। हम सिर्फ 5 पॉइंट के लिए, अगर यहाँ 1000 पॉइंट्स थे, हमने सिर्फ 5 पॉइंट्स के लिए यहाँ ब्रांच नहीं निकालेंगे। अगर पार्टीशन होने के बाद यहाँ 500 आ रहे हैं, यहाँ भी 500 आ रहे हैं, तो 500 में से कुल 5 क्लासिफाई करने के लिए 5 को हम लोन दे सकते हैं, क्या आप एक पूरी ब्रांच बनाएंगे? नहीं, ये आपकी ओवरफिटिंग हुई। तो हमने करनी शुरू करी छटाई। अब कैसे छटाई होती है इसके बारे में भी बात करेंगे, उससे पहले अंडरफिटिंग की बात कर लेते हैं। हम आएंगे अब अंडरफिटिंग की तरफ। अब अंडरफिटिंग क्या होती है, मान लीजिए मैंने एक ट्री बनाया ऐसे, और ये बन गया हमारा ट्री। ये तो कितना, 2 ही डेप्थ रही इसकी, 2 लेयर्स हैं, 2 डेप्थ है। अब यहाँ पे थे आपके मान लीजिए 5000 पॉइंट्स, और यहाँ आते आते आपके पास बचे हैं नियरली 2000 पॉइंट्स बचे हैं। लेकिन जब इतने सारे पॉइंट्स बचे होंगे तो उसमें से जाहिर सी बात है इसकी एंट्रोपी हाई होगी। 2000 में से मान लीजिए 1000 के राउंड, 1000 नहीं लेते, 1300 है आपके पॉजिटिव क्लासिफिकेशन, और इसमें 700 नेगेटिव है इस वाले सेक्शन में। तो इसकी जो एंट्रोपी है तो काफी ज्यादा हो गई। और जब आप इस क्लासिफिकेशन में मूव करेंगे, मान लीजिए आप यहाँ मूव करें, फिर उसके बाद यहाँ मूव करें, तो जाहिर सी बात है आप इसे गलत क्लासिफाई कर देंगे। ये हो सकता है 1300 पॉजिटिव हो,
लेकिन क्या पता उसे नेगेटिव क्लासीफाई करना हो, या फिर 1300 वो पॉजिटिव में ही आ रहा हो, आपने क्लासीफाई कर दिया 700 नेगेटिव। तो हम ये चीज भी नहीं चाहेंगे। यहाँ मॉडल हो गया हमारा अंडरफिट, हम नहीं चाहते कि मॉडल हमारा यहाँ अंडरफिट करे, इतनी हाई एंट्रोपी रहे, तो इसके ऊपर भी सोल्यूशन रहता है। तो अब सोल्यूशंस कैसे आएंगे? सबसे पहले जब हम कोई भी ओवरफिट अंडरफिट का सोल्यूशन निकालते हैं तो हम एक हाइपर पैरामीटर की बात करते हैं। हम ऐसी क्या चीज पैरामीटर, ऐसी क्या चीज ट्विक करें जिससे ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग हमारे कंट्रोल में आए, बायस वेरिएंस हमारे कंट्रोल में रहे। तो इस केस में जो हमारा हाइपर पैरामीटर है वो है डेप्थ, कि कितनी डेप्थ है। डेप्थ यानी कि आपने ऐसे ही कोई ट्री बनाया, यहां मैंने एक ट्री बनाया, तो इसकी कितनी डेप्थ हो गई, 1 2 एंड 3, इसकी 3 डेप्थ का ये ट्री रहा। तो हमारी जो डेप्थ है वो यहाँ पे हमारा हाइपर पैरामीटर है। तो अब ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग डेप्थ से कैसे कंट्रोल करें? सबसे पहले मान लीजिए हमने लिया कि डेप्थ कितनी रखनी चाहिए, डेप्थ बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए, वो किस फैक्टर्स पे डिसाइड होगा। मान लीजिए मैंने कह लिया कि हमने बात करी थी कि 5 पॉइंट है, भाई आपने काटते काटते ट्री को पहुंचा दिया सिर्फ 5 पॉइंट से 1000 पे। मैं कहता हूँ एक थ्रेशोल्ड रख लीजिए, एक पॉइंट रख लीजिए कि अगर ग्रेटर देन 50 पॉइंट हो, ग्रेटर देन 50 पॉइंट्स हो तभी आप क्लास आप पार्टीशन करिए। अगर ग्रेटर देन 50 नहीं है तो पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, आप रोक दो, आपको डेप्थ ऑफ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये नोट कर लीजिए, कंट्रोल पार्टीशन बेस्ड ऑन पॉइंट्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स। और दूसरा क्या है? दूसरा हमारा ये रहता है कि पार्टीशन जब ही करें जब एक थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड क्या होता है, एक सर्टेन वैल्यू के ऊपर, थ्रेशोल्ड के ऊपर, थ्रेशोल्ड से एक ग्रेटर आपके पास इंफॉर्मेशन गेन हो, यानी कि रूट नोड का एंट्रोपी और क्या कहते हैं जो लीफ नोड है, इन दोनों के बीच का जो एंट्रोपी का डिफरेंस है वो एक सर्टेन पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए, सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए, ये ग्रेटर देन होगा। तभी आप पार्टीशन करिए कि इतना इंफॉर्मेशन गेन मिल रहा है मुझे, मैं तभी पार्टीशन करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। तो ऐसे आप डेप्थ को कंट्रोल कर सकते हैं ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग के लिए, ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग के लिए। फिटिंग तो मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट कंटिन्यू करते हुए हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आ गए हैं, और वो है एंसेंबल मॉडल्स। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये इंडस्ट्री में बहुत वाइडली यूज होते हैं। दूसरा एक मैंने इंटरव्यू दिया था रेजर पे का, तो उसमें जो पूरा इंटरव्यू था वो सर्कल अराउंड करा था हमारी डिसीजन ट्री के एल्गोरिदम्स पे। और डिसीजन ट्रीज में धीरे धीरे करते करते डिसीजन ट्रीज से जो डिस्कशन था वो मूव हुआ था हमारा इन्हीं एंसेंबल मॉडल्स पे, इन्हीं ट्रीज के एंसेंबल मॉडल्स पे, जिसमें हम अभी बात करेंगे कि ये चीज़ होती क्या है ये सब। तो मैं कहूँगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी अच्छी एल्गोरिदम भी है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुने और टाइम लगेगा समझने में। अगर और दूसरी चीज़ ये डिसीजन ट्रीज आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए ताकि आप इस पर फॉरवर्ड मूव कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। अब एंसेंबल मॉडल्स क्या होते हैं? हाँ एक चीज़ और, ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग का लास्ट लेक्चर था डिसीजन ट्री का, वो जरूर देख ले, उसी के बाद आपको कुछ भी इसमें जो समझ में आना होगा वो उसी के बाद आएगा। एनीवेज, तो एंसेंबल मॉडल्स क्या होते हैं? एंसेंबल मॉडल्स होते हैं आपने ग्रुप ऑफ मॉडल यूज करा और फिर प्रेडिक्शन करी। डिटेल में भी बात कर, पहले बता देता हूँ कितने टाइप के होते हैं ये। अभी तो फिलहाल हम 3 टाइप की बात करेंगे। एक है हमारा बैगिंग, बूस्टिंग और कैस्केड। तो सबसे पहले हम बैगिंग के साथ शुरू करेंगे। और बैगिंग क्या रहता है हमारा? रैंडम फॉरेस्ट की एल्गोरिथम। आपने कई बार सुना होगा एमएल करते हैं लोग,
अगर थ्योरीज वगैरह पढ़ते हैं शुरू में तो सबसे पहले रैंडम फॉरेस्ट, काफ़ी अच्छा सा नाम है, तो ये चीज़ आई जाती है कहीं ना कहीं। तो रैंडम फॉरेस्ट की जो एल्गोरिदम है उसके बारे में बात करेंगे, और काफ़ी अच्छा नाम है ये रैंडम फॉरेस्ट, क्यों है आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बैगिंग की। अब बैगिंग में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास डेटा है एन पॉइंट्स का। अब मैं उसमें से क्या करता हूँ, DM1, DM2, DM3, DM4 एंड सो ऑन। मैंने क्या करा, इसमें से छोटे 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 सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स निकाल लिए। फिर उसके बाद उन छोटे छोटे डेटा सेट्स पे एक एक मॉडल रन करवाया, एक एक मशीन लर्निंग मॉडल एल्गोरिदम अपना, हर एक डेटा सेट का, जैसे इसका इंडिविजुअली मैंने रन करवाया एक। ये होती है हमारी बैगिंग, डेटा में से बैग कर ली। बैगिंग बूस्टिंग कंसेप्ट थोड़ा और डिटेल्ड में है, ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग कंसेप्ट इसमें यूज होगा, डीप शैलो ट्रीज का कंसेप्ट। लेकिन अभी इतना ही कि छोटे छोटे हमने मॉडल्स यहाँ पर ट्रेन करा लिए, और फिर इन मॉडल्स का क्या करा, इन मॉडल्स को हमने लिया और इनसे वोटिंग करवा, 1 1 ऐसे नहीं, 1 1 0 1, तो वोटिंग कराई। अब 1 मेजोरिटी में है तो क्लासिफाई कैसे कर देंगे, हम इसे एज अ 1 क्लासिफाई कर देंगे। लेकिन ये बैगिंग वगैरह कैसे होती है, क्या क्या इसमें यूटिलाइज होता है, फिर मॉडल कैसे बनाया जाएगा, आगे चल के अब हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें डेटा लेना है, एन में से हमें DM1, DM2, DM3 एंड सो ऑन, ये डेटा लेना है। लेकिन हमें इन पर डिफरेंट मॉडल्स भी ट्रेन कराने हैं, और इस बात को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि हमें इन पर मॉडल्स ट्रेन कराने हैं। तो एक चैलेंज आता है कि मॉडल जो हो ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट हो, ताकि वो अच्छे से क्लासिफाई कर पाए और एक ब्रॉड रेंज कवर कर पाए। जितने मॉडल्स डिफरेंट होंगे, हमारे मॉडल्स है जितने डिफरेंट होंगे, उतनी वो ब्रॉडर रेंज कवर कर पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए हमें जो डेटा लेना है, जो छोटे छोटे हमने डेटा सेट्स लिए हैं, ये हमारी कोशिश क्या होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट हो। अब इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट कैसे किया जा सकता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो DN है, अब इसमें से जब हम डेटा लेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि डेटा बहुत डिफरेंट हो। डिफरेंट होने के लिए क्या, हम छोटे छोटे DMs लेंगे, जितने छोटे हो सकते, जितने वो छोटे हो पाएंगे उतने ही ज्यादा वो डिफरेंट होंगे। थोड़ा सा इंट्यूटिव है, आप देख के सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। दूसरा ये, हमारा डेटा कुछ इस तरीके का रहेगा, आपको पता है रो एंड कॉलम्स में डेटा रहता है, कॉलम्स हमारे फीचर्स रहते हैं, ये रहे हमारे फीचर्स और ये रहे हमारा डेटा। अब इसमें से एक कोई DM लिया, मैं कहता हूँ सारे फीचर्स मत लीजिए, आप लीजिए बस ये 3 फीचर्स। अगर आप फीचर्स में भी रैंडमाइजेशन करेंगे और इसमें भी रैंडमाइजेशन करेंगे, यानी कि डेटा सेट जो लेंगे, तो वो और ज्यादा डिफरेंट मॉडल्स निकलेंगे हमारे। कैसे भाई, अगर हमारे पास DN पॉइंट्स हैं किसी तरीके से, कि भाई DN पॉइंट्स है, अब इसमें से आपसे डेटा लेंगे तो होगा कि कुछ ना कुछ ऑलमोस्ट सेम आ गए, जैसे DM1 यहाँ पे और DM8 मान लीजिए सेम आ गए क्योंकि आसपास थे। वहीं अगर मैं फीचर्स और ले आऊं केस, तो इन्हें डिफ्रेंशिएट करने के लिए और परम्यूटेशंस बन जाएंगे कि आप इन्हें और तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे एक चीज हमने यहाँ पे अचीव कर ली। दूसरा, अब डेटा तो ले लिया, अब हमें ट्रेन करने हैं मॉडल्स। हमारे मॉडल्स हैं M1, M2, M3, M4, ये सब। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा रैंडम फॉरेस्ट का कंसेप्ट। फॉरेस्ट क्या होता है, कई सारे पेड़ों का मिक्सचर, कई सारे पेड़ एक जगह हो तो उसे फॉरेस्ट कह देते हैं। वही ये मॉडल्स जो हैं हमारे कई सारे डिसीजन ट्रीज हैं, ये हमारे हुए डिसीजन ट्रीज कई सारे। तो अब इन डिसीजन ट्रीज को ट्रेन कैसे करा जाए, वही सिंपल, हमने डेटा M1 लिया था इसे इसमें डाल दिया, M2 लिया था इसे इसमें डाल दिया। लेकिन इन डिसीजन ट्रीज में खास बात क्या है, इन डिसीजन ट्रीज में जो इंटरेस्टिंग चीज है
वो ये है कि जो डिसीजन ट्रीज है इनका वेरिएंस हाई है, और वेरिएंस हाई होता है इसका मतलब क्या है, ये ओवरफिट कर रहे हैं। और हमने बात करी थी लास्ट लेक्चर में, डिसीजन ट्री को अगर ओवरफिट कराना है तो वो कैसे कराएंगे, आप हाई डेप्थ का डिसीजन ट्री बनाएंगे, यानी कि आप बहुत ज़्यादा पार्टीशन करेंगे और बिल्कुल एंड तक जाएंगे और कोशिश करेंगे कि लोएस्ट जो लीफ नोड हो, जो हमारा लीफ नोड है, इसकी जो एंट्रोपी है वो वेरी क्लोज टू 0। तो ये होता है हमारा ओवरफिटिंग का तरीका। तो हर जो ट्री होगा इसमें हमारे जितने भी ट्री होंगे, DT1, DT2, DT3, ये सब जितने भी होंगे हमारे, ये हमारे ओवरफिटेड डिसीजन ट्रीज होंगे। तो रैंडम फॉरेस्ट में क्या क्या रहा हमारा, एक तो बैगिंग। बैगिंग में क्या किया आपने, रो सैंपल लिए, रो से कुछ सैंपल उठाए, DM1 M2, और कुछ फीचर्स में से सैंपल उठाए, हमने कुछ फीचर्स में से सैंपल उठा लिए। फिर उसके बाद हमने क्या करा, उन पे ट्रेनिंग कराई। ट्रेनिंग कैसे, हम किस पे कराई, हमने ट्रेनिंग कराई हमने ओवरफिटेड डिसीजन ट्री पे, फिटेड DTs पे, यानी कि हाई वेरिएंस मॉडल्स पे, हाई वेरिएंस। अब हाई वेरिएंस मॉडल पे हमने इसकी ट्रेनिंग कराई है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हम इसका एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का क्या मतलब हुआ, एग्रीगेशन का मतलब हुआ सारे मॉडल्स को कंबाइन करके उनकी वोटिंग करा ली, ठीक है। इससे हमारा क्लासिफिकेशन ओवरऑल आएगा एंड में। अब एग्रीगेशन हुआ, ओवरफिटेड डिसीजन ट्रीज लिखनी तो गड़बड़ है भाई, आप चीजें नहीं चाहते कि हमारी ओवरफिट हो बहुत ज्यादा, तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाए। हम नहीं चाहते कि पूरा जो हमारा मॉडल है ओवरऑल, जो रैंडम फॉरेस्ट का हमारा ओवरऑल मॉडल है वो हमारा ओवरफिट है। जो ओवरफिट में तो एरर आ जाता है, तो जो टेस्टिंग डेटा होता है या फिर जो भी आप डेटा पे वर्क करेंगे उसमें एरर आ जाएगा, जो कि चीज़ हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हो। तो इसे कंट्रोल कैसे करें। और ओवरफिटिंग, इंडिविजुअल मॉडल्स तो ओवरफिट है हमारे, जो इंडिविजुअल हैं, जो M1 M2 हमने मॉडल्स लिए हैं वो तो ओवरफिट हैं, वो ठीक चीज़ है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन होता क्या है, जब अपन मॉडल्स को कंबाइन करते हैं, इनका एग्रीगेशन करते हैं, तो ओवरऑल जो हमारा मॉडल बन के आता है उसमें बायस और वेरिएंस दोनों ही लो होता है, यानी कि ना ही वो ओवरफिट होते हैं ना ही वो अंडरफिट होते हैं, बायस भी लो और वेरिएंस भी लो। लेकिन इसमें भी प्रोबेबिलिटी है कि चीजें ओवरफिट हो जाए। तो उस ओवरफिट को कैसे ओवरकम करेंगे, तो हम इसमें करेंगे, फिर से अपने टूल के पास आते हैं, वो है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, मीटर ट्यूनिंग। अब हमने बात करी थी कि डिसीजन ट्रीज में जो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होती है वो क्या रहती है, वो होती है हमारी डेप्थ। डेप्थ हमारी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होती है। तो हमारा रैंडम फॉरेस्ट में क्या रहेगा, रैंडम फॉरेस्ट में अगर हाइपर पैरामीटर लेना होगा हमें तो क्या लेंगे, वो है हमारे नंबर ऑफ ट्रीज। नंबर ऑफ ट्रीज जो हमने M1 M2 चूज करे हैं, वो कितने मॉडल्स आप चूज करोगे, वो हमारा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग रहेगी, उसमें हाइपर पैरामीटर रहेगा वो। तो उसमें ऐसा कुछ रहेगा, एक टाइम के बाद हमारा जो डेटा है वो ओवरफिट करना शुरू कर देगा, और यहाँ जो K है वो है हमारा नंबर ऑफ मॉडल्स, नंबर ऑफ मॉडल्स, या फिर आप कह सकते हैं ट्रीज, ये हमारा नंबर ऑफ मॉडल्स। और ये जो y एक्सेस है ये हमारा एरर है। अब क्या चीज है, अब नंबर ऑफ K बढ़ाया तो हमारा एक टाइम के बाद, एक पॉइंट के बाद हमारा मॉडल हो गया ओवरफिट, और बहुत कम K रखे तो यहाँ पे हो गया अंडरफिट ओवरऑल। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, एक वैल्यू ढूंढेंगे जहां पे मॉडल हमारा ओवरफिट नहीं होगा, उस वैल्यू को ढूंढ के हम उतने ही मॉडल बनाएंगे, और उन मॉडल्स को बना के कंबाइन करके एग्रीगेशन करके
हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ये है हमारा ओवरऑल जो है वो है डिसीजन ट्री, वो सॉरी रैंडम फॉरेस्ट की एल्गोरिदम। ओवरऑल ऐसी चलती है, इस पर कोड भी करेंगे, क्वेश्चंस भी बनाएंगे, और क्या कहते हैं बिजनेस केस स्टडी वगैरह भी करेंगे। मैं कोड लिखूंगा इसका पूरा प्रॉपर हाथ से, एज अ प्रोजेक्ट वीडियो डालूंगा। कोई भी डाउट हो आपको तो आप डाउट जो है ना आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, क्योंकि मैं यूजुअली कमेंट्स का रिप्लाई कर देता हूँ, और कई कमेंट्स में तो बड़े बड़े पैराग्राफ में मैंने चीज़ें समझाई हैं। और अभी चैनल छोटा है तो आप लिखिए, मैं रिप्लाई करूँगा 110% फिलहाल के लिए। तो प्लीज़ कोई भी दिक्कत आए कुछ है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दूसरा, मेरे से किसी ने पूछा भी था कि आप ये चैनल क्यों बनाते हो, चैनल वीडियोस वगैरह क्यों डाल रहे हो, क्या मतलब है इसका। अराउंड 90 के अराउंड वीडियोस हैं और 4-5 प्लेलिस्ट सिर्फ और सिर्फ डिवोटेड टू एमएल हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ एमएल ही होगा, आगे चल के न्यूरल नेट्स वगैरह भी और कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेट्स आरएनएन वगैरह पे भी बात करेंगे। तो उसकी वजह यह है कि आगे चल के टाइम में जैसे कंप्यूटर्स आए थे तो लोग कहते थे भाई कंप्यूटर सीख लो। पहले आपको नॉर्मल चीज़ें भी करने के लिए हाथ पैर पे और पेन वगैरह से करनी पड़ती थी कि भाई कैसे होंगी चीज़ें। तो धीरे धीरे थोड़ी बहुत चीज़ें कंप्यूटर्स करने लगे, काम आसान कर दिया, कागज़ पे लिखना नहीं पड़ा, पहले से एक्सेल शीट आ गई आप पे। लेकिन अब क्या हो, फिर लोगों को एक्सेल शीट भी सीखनी पड़ेगी। भाई एक्सेल शीट किस किस को आती है, कैसे बनेगा, क्या चीज़ होगी। आने वाला जो टाइम है, जो ये मॉडल्स वगैरह बन रहे हैं, चैट जीपीटी स्पेशली, ये सब चीज़ें ये होंगी क्या कि आपका जो इवन ओएस तक है वो आपका एलएलएम पे चलेगा। यानी कि अभी आप क्या करते हैं, कंप्यूटर ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने के बाद आप एक पर्टिकुलर ऐप पे जाते हैं, वहां पे जाके अपना काम करते हैं। मान लीजिए आप एक्सेल शीट बना रहे हैं, वहां ये अपडेट कर रहे हैं, तो आपको क्लिक करना पड़ता है। अगर आप विंडोज पे हैं तो आपको जाके, अब तो खैर हर जगह जीयूआई आ गई है, तो आप क्लिक करते हैं फोल्डर पे फाइल ढूंढते हैं, फाइल पर क्लिक करते हैं, वहां जाके अपडेट करते हैं। अब एलएलएम पे चीजें चलेंगी तो कैसा होगा, सब चीजें प्रॉम्प्टिंग बेस्ड होंगी। आपने प्रॉम्प्ट लिखा कि मेरी एक ये फाइल मौजूद है कहीं पे ओएस में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसे ढूंढो, और इसे ढूंढने के बाद इसमें डेटाबेस है, डेटाबेस में ये नाम और उसमें वैल्यूज अपडेट कर दो। तो वो काम एलएलएम आपका खुद ही कर देगा, आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब एलएलएम जो इंटीग्रेट होगा ओएस ओएस में, सब चीजें जो सिस्टम डेवलप होंगी, इन चीजों को किसी न किसी को डेवलप करना पड़ेगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये घूम फिर के देखे तो ह्यूमैनिटी में बहुत बड़ी लीप है, क्योंकि जो पहले हाथों से करने आने पड़ते थे काम, छोटे मोटे चीजें करनी पड़ती थी, वो कंप्यूटर खुद करेगा सिर्फ बोलने पे आपकी। मैं तो कहता हूँ प्रॉम्प्टिंग भी नहीं करने की जरूरत है, टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप एलेक्सा रखिए, उससे बोल देगी डेटा शीट में अपडेट करो, डेटा शीट में अपडेट कर देगी सुन के। उसे कितनी देर लग रही है। और दूसरा ये, मैं इतना डिटेल में क्यों जा रहा हूँ मैथ के, कि इंटरेस्टिंग चीज ये, इन सब की बुनियाद डली थी 1800-1900 के टाइम पे। और वहां की जो मैथमेटिक्स है, आज घूमते करते 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 हल्के हल्के आज हम इतनी बड़ी लीप ले चुके हैं। तो वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और ये मैथमेटिक्स और बेसिक्स जानना जरूरी है, ताकि आपके लिए आगे चल के कल को काम आसान हो। अभी टाइम लग रहा है, लेकिन कल को काम आसान हो जाएगा आपके लिए। आप बड़े बड़े जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट होंगे ग्रास्प पर कर पाएंगे। जैसे अभी हमने बात करी रैंडम फॉरेस्ट की, तो हमने ओवरफिट ट्रीज लिए, आपने कुछ ट्रीज को बहुत ज्यादा सिखा दिया। ऐसे ही आपके कंसेप्ट हैं, आपके कुछ कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और उन सबका एनसेम्बल मॉडल हो आप, है ना। आप एक एनसेम्बल मॉडल हो कई सारी चीजें सीखने के बाद, तो जब आप ओवरऑल एग्रीगेशन करेंगे इन सब मॉडल्स का, तो एक अच्छा रिजल्ट आएगा। तो वही चीज़ है कि अभी आप टाइम दे दें, अभी आप ये चीज़ें सीख लें मैथमेटिक्स वगैरह। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं ऐसे ही बस आउट ऑफ इंटरेस्ट ये चीज़ें डाल रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी मैथमेटिक्स और इन सबको ऊपर नीचे करके मैनिपुलेट करके थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में प्रेजेंट करके हम ऐसी मशीन से चीज़ें डेवलप कर पाएंगे, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो यही वजह है कि मैं वीडियो डाल रहा हूँ, कंटिन्यूस डालता रहूँगा। थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तो और बेहतर होगा। मैं डालना तो चाहता हूँ काफ़ी बड़ी बड़ी वीडियोस या ऊपर की, लेकिन बात यह है अभी मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। छोटा सा माइक है और एक वो पैड है, राइटिंग पैड, तो फिलहाल उसमें जितना हो पा रहा है ठीक है। थैंक यू। तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी बैगिंग की, और वही एनसेम्बल मॉडल्स को कंटिन्यू करते हुए अब हम आगे बूस्टिंग की तरफ। तो सबसे पहले तो डिफरेंस जान लेते हैं, बैगिंग और बूस्टिंग में डिफरेंस क्या रहता है। जो बैगिंग है वो हमारा रहता है हाई वेरिएंस और ओवरफिट मॉडल। हाई वेरिएंस हो गया, ऑब्वियसली बात है, ओवरफिट मॉडल हो। ओवरफिट कैसे, जो हमारे ट्रीज रहते हैं, जो छोटे छोटे M1 M2 मॉडल्स रहते हैं हमारे, वो ओवरफिट करते हैं।
M1, M2, M3 ऐसे करके। और वही बूस्टिंग की बात करें तो बूस्टिंग होता है हमारा हाई बायस एंड अंडरफिट मॉडल्स का कॉम्बिनेशन। फिट मॉडल्स, अब ये क्या चीज़ है, ये जो बैगिंग है हमारा वो डीप ट्रीज होते हैं, और जो बूस्टिंग है उसमें हमारे शैलो ट्रीज रहते हैं। डीप और शैलो ट्रीज की हम बात कर चुके हैं, और वो किस में करी थी हमने, अंडरफिट ओवरफिट के मॉडल्स की जब बात कर, अंडरफिटिंग ओवरफिटिंग डिसीजन ट्री में जब बात कर रहे थे, तब हमने इस बारे में बात करी थी कि डीप ट्री और शैडो ट्री क्या होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं बूस्टिंग के एल्गोरिथम्स पे। तो बूस्टिंग का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है, एक मेरे पास काफ़ी अच्छा डायग्राम है, वो लेके आना चाहूँगा, थोड़ा सा बड़ा आ गया। हाँ, अब इस डायग्राम में कोई अच्छा सा कलर लेते हैं, ब्लू ही सही है। अब यहाँ पे हमारे ये कुछ मॉडल्स हैं, ये हमारे मॉडल्स हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, बैगिंग में क्या करते थे हम, बैगिंग में हमने छोटे छोटे मॉडल्स बना लिए, सबको ट्रेन कर लिया और उनका एग्रीगेट निकाल लिया। यहाँ पे एग्रीगेट आ गया, ये रॉ डेटा डाला हमने, और हमारे पास एग्रीगेट एक मॉडल आ जाएगा, और उसमें से वोटिंग करके हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या क्लासिफिकेशन है उसकी। अब बात आती है बूस्टिंग की। बूस्टिंग में असल में हमारा जो प्रिंसिपल कंसेप्ट रहता है, वो इस डायग्राम से मैं दिखाता हूँ, वो ये रहता है कि इस मॉडल ने कुछ प्रेडिक्शन करी, यहाँ कुछ प्रेडिक्शन करी, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कुछ एरर छूट गया है। वो एरर यहाँ आएगा, यहाँ दिखेगा, फिर उस एरर को नए मॉडल में डाला जाएगा, वो उस एरर को ठीक करेगा और एक नया प्रेडिक्शन बनाएगा। फिर यहाँ पे कुछ एरर रहेगा, वो एरर दोबारा जाएगा, दिखाया जाएगा एज ए रॉ डेटा, और वो एज ए रॉ डेटा नए मॉडल में डाला जाएगा, फिर वो उस पर प्रेडिक्शन करेगा। ऐसे करते करते हमारा ये प्रोसेस चलता रहेगा। और ये प्रोसेस कैसे चलेगा, यहाँ पे M1 मॉडल है, M2 है, वो डायग्राम में क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी मैं एक बार फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी एक और बार बता दे रहा हूँ। M4 यहाँ पे गया प्रेडिक्शंस xi, अब इसने कुछ प्रेडिक्शन करी, लेकिन प्रेडिक्शन में आएंगे एरर्स, तो y ओरिजिनल माइनस y हैट हमारा एरर हुआ, और xi हमारे इनपुट्स थे। अब क्या होगा, अब यही चीज हमारी इस मॉडल में जाएगी, ये फिर से कुछ एरर प्रोड्यूस करेगा, xi होगा, और फिर से कुछ एरर्स होंगे, और यहाँ पे ये इस मॉडल में चले जाएगा। ऐसे करते करते हमारा ये मॉडल जो है, कई सारे जो मॉडल्स कॉम्बिनेशन है, ये हमारा ट्रेन होगा। तो अब हमने ये तो जान लिया कि भाई बूस्टिंग वर्क कैसे करती है। तो अब आगे मूव करते हैं कि इसका फ्रेमवर्क क्या रहेगा, जो हमारा फ्रेमवर्क है इसका, कि ये वर्क कैसे करेगा मैथमेटिकली, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं इसे मॉडल को स्टेजेस में बांट लेता हूँ। स्टेज 0, हमने सबसे पहला मॉडल लिया अपना कि भाई एक ये मॉडल लो और उस पर ट्रेन करो, तो हमारे पास कुछ y आए, वैल्यूज आए, और उसके बाद कुछ ओरिजिनल वैल्यूज भी हैं, तो कुछ एरर भी प्रोड्यूस होगा। एरर क्या होगा हमारा, एरर होगा y ओरिजिनल माइनस हमारा y आई, ये हमारा एरर रहा। फिर उसके बाद आती है स्टेज 1, एक मॉडल तो ट्रेन हो गया और उसमें कुछ एरर आ गए, ठीक है, हम यही चाहते थे। फिर उसके बाद हमने एक M1 मॉडल लिया, लेकिन उसे ट्रेन किस पे किया, उसे ट्रेन किन किन चीज़ों पे किया, एक तो इनपुट वैल्यू जो xi है, दूसरा इंस्टेड ऑफ कि हमने y हैट पे ट्रेन करें इसे, हम करेंगे जो इसका एरर आया था M0 का, हम उस पे M1 मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो अभी तक जो हमारा स्टेज 1 है उसमें कुछ एक मॉडल तैयार होके आएगा हमारे पास, और मॉडल कुछ फंक्शन रहेगा, और वो फंक्शन कैसा रहेगा, h0 xi, जो भी हमने डाले एक्सेस, यहाँ पे xi हटा देता हूँ मैं, यहाँ से जरूरत नहीं है इसकी। ये समझ लिए फंक्शन ऑफ x है मॉडल 0 पे, जो h0 है उसे हमने किसी वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने M1 को ट्रेन करा इसके एरर्स पे, जीरोथ मॉडल के, और फिर उसको भी किसी वेट से मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक और फंक्शन आया, ये
H1x का। ये हमारा जो है ये F1x मॉडल की स्टेज 1 पे ट्रेनिंग करने के बाद ये मॉडल आया। उसके बाद हम और आगे मूव करेंगे। इस मॉडल में भी कुछ एरर्स आएंगे और इस मॉडल के एरर क्या रहेंगे, जो फर्स्ट मॉडल है वो है yi ओरिजिनल्स माइनस F1 एक्साइज। अब इसमें ये एरर आया तो इन एरर्स को हम यूज करेंगे स्टेज 2 के लिए। हमें स्टेज 2 पे ट्रेनिंग करनी है तो मॉडल 2 आएगा और उसमें हमने क्या डाला, उसमें हमने एक्साइज डाली और एरर 1। यहाँ पे हमने एरर 0 लिया था, अब यहाँ पे एरर 1। अब इसका भी कुछ फंक्शन बन के आएगा। अब इसका क्या फंक्शन बन के आया हमारे पास F2 का, अल्फा 0 H0x प्लस अल्फा 1 H1x प्लस अल्फा 2 H2x। अब आपको धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि क्या क्या चीजें हो रही हैं इसमें। तो हल्के हल्के करते हुए हमारे पास n स्टेजेस आ जाएंगी और n स्टेजेस के बाद हमारे पास एक मॉडल तैयार होकर आएगा। वो मॉडल कुछ इस तरीके का होगा, अल्फा 0 H0 प्लस ये H फंक्शन है, अल्फा 1 H1 प्लस सो ऑन। और उसके बाद हमारे पास एक मॉडल जो आएगा वो आएगा HN अल्फा। ये हमारा मॉडल बनके तैयार हो चुका है। अब ये मॉडल है, हमारे पास कोई भी मॉडल रहता है तो उसमें एक ओवरफिटिंग अंडर फिटिंग का कंसेप्ट रहता है। अंदर की तो बात छोड़िए, क्योंकि मॉडल्स हम बात कर चुके हैं, बूस्टिंग मॉडल है तो ये अंडर फिट शैलो ट्रीज होंगे। ये जो एच एक्सेस हैं ये काफी अंडर फिटेड मॉडल होंगे। ये एज अ होल तो बहुत खराब परफॉर्म, एज अ सिंगल तो बहुत खराब परफॉर्म कर रहे हैं, ये चीज बहुत खराब परफॉर्म कर रही है। लेकिन जब ये मिल जाते हैं, एक एक के एरर को फिक्स कर देते हैं, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। दे परफॉर्म रियली गुड। उसके पीछे का इंट्यूशन में एक बार और देना चाहूंगा। मान लीजिए आपके पास कुछ वैल्यूज है, 50 है। अब H0 जो है उसने हमें कुछ वैल्यूज दे दी, मान लीजिए 11 दे दी। फिर H1 आया, उसने बची कुची, आपको 50 प्रेडिक्ट करना है, उसने बची कुची 4 दे दी। और ऐसे H2 आया तो उसने बचा वो कितना दे दिया, उसने 5 और दे दिया। तो यहाँ तक तो 20 हो गया। और हल्के हल्के करके जैसे जैसे हमारे पास HN तक पहुंचेंगे तो वो भी कुछ वैल्यू देगा। घूम फिर के जो हमारा बाकी का बचा 30 है वो भी कवर हो जाएगा। हमारे पास 50 एज अ वैल्यू, एज अ प्रेडिक्शन आ जाएगा। ये हमारा इंट्यूशन रहता है इसके पीछे का। जो पूरा मॉडल है हमारा ऐसे वर्क करता है। इंडिविजुअली तो आप देखेंगे बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है, वहीं हमारी जो बैगिंग होती है वो बहुत अच्छी परफॉर्म करती है, इंडिविजुअली ओवरफिट कर जाती है कहने को, और यहाँ पे ये अंडरफिट करता है। तो बैगिंग और बूस्टिंग में हमारा ये डिफरेंस रहता है। लेकिन इस मॉडल का जो हमारे पास FX मॉडल आया है, ये सबका फंक्शन, इसका अपना खुद का एक बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ रहेगा। एज अ होल भी इसमें कुछ अंडरफिटिंग ओवरफिटिंग रहेगी। तो वो कैसे कंट्रोल करिए। सबसे पहले तो पैरामीटर्स देखते हैं जिस बेसिस पे ओवरफिट होगा। पैरामीटर्स क्या है, नंबर ऑफ मॉडल्स, नंबर ऑफ मॉडल्स हुए, ये भी हमारा एक पैरामीटर रहता है, ये पिछले में भी था। मान लीजिए M मॉडल्स हैं, जितने ज्यादा मॉडल्स होंगे उतना ज्यादा ये ओवरफिट करेगा। दूसरा क्या आता है, डेप्थ, डेप्थ ऑफ ट्रीज, स्मॉल ट्रीज, जो इसमें स्मॉल ट्रीज थे हमारे। फिर उसके बाद हमारा आता है एक लर्निंग रेट। अब ये लर्निंग रेट वाली जो टर्म है हमारी कहां से आई है। अब बात ये होती है कि भाई थोड़ा लर्निंग रेट पर डिस्कशन करते हैं। हमारे पास एक mth मॉडल आया था और हमने क्या करा था, M-1 मॉडल लिया था और उस पर फिर mth ट्रेनिंग करी थी, यानी कि H, M और X, और उसमें कुछ वेट ऐड किया था। लेकिन ये जो है मॉडल, हमें इसमें भी कुछ ध्यान रखना है चीजों का, कि हम इसी मॉडल पे चीजों को खत्म ना कर दें यहीं पे हम, ताकि चीजों को फिनिश ना कर दें। हम नहीं चाहते कि आपका, यहाँ पे हमने देखा था कि H0 11 कर रहा है, ये 40 4 कर रहा है, ये 5 कर रहा है। ऐसा नहीं है कि H3 आए एकदम से और वो बाकी का आपका 30 का 30 अकेला ही कवर कर ले, जबकि बाकी सब छोटा छोटा कवर कर रहे हैं।
ऑब्वियसली बात है, उसमें दिक्कत हो जाएगी क्योंकि एक मॉडल हमारा बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगा इसी सीरीज में और बाकी सब खराब परफॉर्म करेंगे। वो इवेंचुअली ओवरऑल जो मॉडल बनेगा उसमें दिक्कत डालेगा। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हमें लर्निंग रेट ऐड कर देते हैं और उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये जो वैल्यू होगी लर्निंग रेट की लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, ये हमारी वैल्यूज लर्निंग रेट की। तो ये जो लर्निंग रेट है ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है हमारा कि मॉडल का जो अपना बायस वेरिएंस है वो क्या रहेगा। तो ये 3 पैरामीटर्स है, इसको ध्यान रखें, थोड़ा सा बूस्टिंग को ध्यान रखें। इतना सब कुछ हमने कर लिया है, हमने एनसेम्बल मॉडल्स कर लिए, डिसीजन ट्री कर लिए। अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एक बल्क ऑफ थ्योरी हो गई है। तो इसी के बाद अब जो नेक्स्ट लेक्चर मेरे आएंगे, जो मैं नेक्स्ट डालूंगा वो डालूंगा कोडिंग पे। कैसे करेंगे हम एक डेटाबेस लेंगे, उसमें डिसीजन ट्री लगाएंगे, फिर उसके बाद उसमें एक्सजी बूस्ट वगैरह की जो एल्गोरिदम लगती हैं, ये असल में जो मॉडल हमने बात करी आज, ये जीबीडीटी का मॉडल है, ग्रेडियंट बूस्टिंग। ग्रेडियंट बूस्टिंग क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हम यहाँ पे एरर कम कर रहे हैं लर्निंग रेट मल्टीप्लाई करके। और ये एरर भी जो निकाला जाता है किसी लॉस फंक्शन से निकाला जाता है, उसी लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए आ रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये ग्रेडियंट बेस्ड बूस्टिंग एल्गोरिदम है। अब हम एक्सजी बूस्ट, डिसीजन ट्रीज और जो रैंडम फॉरेस्ट है, इन तीनों को यूज करके मॉडल्स बनाएंगे, एक ही डेटा सेट पे वर्क करेंगे और एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। इतनी जो लंबी हम पिछले 4-5 दिनों से जो थ्योरीज पढ़ रहे हैं, 4-5 लेक्चर से पास से हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो प्लीज़ शेयर करिए और बने रहिए। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक मिनी प्रोजेक्ट जो कि बेस्ड होगा हमारी जितनी भी ट्री बेस्ड एल्गोरिदम्स होती हैं, जितनी ट्री बेस्ड एल्गोरिदम्स हैं उन पे हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल विजिट कर रहे हैं, तो मैंने इन ट्री बेस्ड एल्गोरिदम के 4-5 लेक्चर में पीछे कवर करा रखी है पूरी थ्योरी। दूसरा, अगर इस पे मेरे पास इस वीडियो पे इनफ लाइक्स आए, इनफ रिस्पॉन्स आया, तो मैं सेम प्रोजेक्ट को, ये जो सेम प्रोजेक्ट जो मैंने जुपिटर नोटबुक पे किया है, इसे मैं इसी सेम प्रोजेक्ट को एक फुल स्टैक सर्वरलेस प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगा वो एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट होगा, एंड टू एंड प्रोजेक्ट होगा पूरा मशीन लर्निंग का, जिसपे हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन आज हम सिर्फ एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि जुपिटर नोटबुक पे होगा, लेकिन इनफ लाइक और रिस्पॉन्स आने पे मैं इसे फुल स्टैक में कन्वर्ट कर लूंगा। तो शुरू करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट कुछ ऐसा है। मैं सबसे पहले डेटा दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा डेटा है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिख रही हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये डेटा कुछ ऐसा है कि हमें सॉइल में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और पोटेशियम, इन सब चीज़ों की वैल्यू दे रखी है। और उसमें हमें ये बता रखा है कि जब क्रॉप की नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम या ह्यूमिडिटी जो भी है इतनी हो, तो हमें क्रॉप जो है किसकी लगानी चाहिए। मान लीजिए कुछ वैल्यू है ह्यूमिडिटी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की, तो हमें राइस की क्रॉप लगानी चाहिए या कॉफ़ी की लगानी चाहिए। तो हमें इन सब की वैल्यूज दी होगी और हमें ये प्रेडिक्ट करना है। तो हमें डेटा सेट में कुछ ऐसे दिखेगा, ह्यूमिडिटी, पीएच वैल्यू, पोटेशियम, नाइट्रोजन और ये सब दे रखा है हमें। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करके रखी हैं। कोड में आपको हैंड टू हैंड टाइप करके तो नहीं दिखाऊंगा, तो क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक तो टाइम जाएगा, दूसरा इस प्रोजेक्ट को रन कराने में मेरे सिस्टम में लगा रहा हूँ 4.5 मिनट, तो मैं नहीं चाहूँगा वो चीज़ यहाँ पे हम खा जाए। तो यहाँ पे ये कुछ लाइब्रेरीज मैंने इंपोर्ट करी। मैं लाइन टू लाइन समझाऊंगा, आप चिंता मत करिए, एक एक लाइन। पांडास, नंपाई, मैटप्लॉट, सीबॉन, सब बेसिक है, प्लॉटिंग वगैरह की लाइब्रेरीज है और एरे वगैरह बनाने के लिए है। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने डेटा रीड करा, मेरे पास डेटा कुछ इस टाइप का है, ऐसा दिख रहा है CSV फाइल, जो कि यहाँ पे मैंने डेटा फ्रेम की फॉर्म में बना रखी है। डॉट हेड से क्या होता है, डॉट हेड से शुरू की 5 वैल्यूज आ जाती हैं। फिर मैंने देखा कितनी यूनिक वैल्यूज हैं इस क्रॉप वाले सेक्शन में। जो क्रॉप वाला सेक्शन है हमारा, उसमें कितनी यूनिक वैल्यूज हैं। तो आपको दिख रहा होगा राइस, मेज, चिकपी, किडनी बीन्स राजमा होता है, और बाकी मुझे पता नहीं, ऑरेंज, पपाया, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि क्या डेटा मेरा अनबैलेंस तो नहीं है। अनबैलेंस डेटा का क्या मतलब हुआ कि भाई मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ। एक डेटा सेट है कि भाई बंदा जो कस्टमर केयर वाला है वो कॉल कर रहा है, ठीक है, और उसने 100 कॉल करी और 100 में से 90 ने नहीं उठाया और 10 ने उठाया। और कुछ डेटा था हमारे पास कि किस एज के बंदे को कॉल किया, उसका बैंक अकाउंट है कि नहीं है, ये सब चीज़ें थी, और उसके बाद उसे कॉल मिलाई। तो
कि हुआ क्या, हर 10 में से 9 जो है नहीं पिकअप करी और एक है पिकअप करी। तो जो कॉल का डेटा होगा कि पिकअप करी नहीं करी, तो वो कुछ ऐसा होगा, 0 मतलब नहीं करी और 1 मतलब करी है। तो यहाँ पे जीरोस तो बहुत होंगे लेकिन 1 हमारा कम होगा। तो डेटा क्या, कुछ मान लीजिए 1000 कॉल हुई तो 900 जीरो आ जाएंगे हमारे पास नियरली, और 100 1 आ जाएंगे, जो कि अनबैलेंस डेटा हुआ। हम ऐसा नहीं चाहेंगे, हमारी एल्गोरिदम अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी इसमें। और इस बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस, जितने भी हमने एल्गोरिदम्स वगैरह डिस्कस करी हैं, तो एक बार जाके वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी, ये वैल्यू काउंट्स की, सब 100 है। इसका मतलब ये डेटा जो है काफी क्यूरेटेड है, पहले से ही बहुत ज्यादा इसमें अच्छे से डेटा बनाया गया है, तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है, ज्यादा हमें डेटा प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ रही है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने डेटा को 2 चीजों में बांटा। एक तो प्रेडिक्टिव क्लास, प्रेडिक्टिव क्लास कौन सी, जो क्रॉप थी कि कौन से टाइप की क्रॉप है, वो मैंने वाई में सेव कर लिया, और बाकी जो डेटा था वो अलग कर लिया, वो मैंने iLog यूज करके कराया। तो यहाँ पे हमारे पास बाकी का डेटा आ गया। ये -1 क्या है, -1 यानी पीछे से एक कॉलम हटा दो, -2 कर दूंगा तो पीछे से 2 हट जाएंगे। तो यही मैंने थोड़ा सा यहाँ पे काम किया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे रीसेट वगैरह करने की कोशिश करी, उसका यहाँ पे कुछ यूज नहीं है अभी फिलहाल। अब आते हैं मेन चीज पे। अब यहाँ से हमारा डेटा क्यूरेशन अपना हमारा जो है वो शुरू होता है। मैंने यहाँ पे एक कोरिलेशन प्लॉट बनाया। अगर आपने शायद ने लॉजिस्टिक का अगर वीडियो देख रखी है तो हमने उसमें काफी डिटेल में एक चीज पे बात करी है, वो है मल्टी कोलिनियरिटी। मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है कि आपके फीचर हैं, फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, फीचर 4। तो यहाँ पे अगर 2 फीचर्स आपसी में बहुत ज्यादा कोरिलेटेड हुए हैं, 2 या 3 फीचर्स आपसी में बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है, तो जो हमारा एल्गोरिदम होती है, जो कि मान लीजिए ऐसे करके हमारा कुछ था, वेट्स 1, वेट 2, ऐसे, ये जो हमारा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग थी, L2 रेगुलराइजेशन जो होता है हमारा, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो उसमें टग ऑफ वॉर शुरू हो जाती है वेट्स के बीच में। छोटे छोटा मैं शब्दों में अगर कहूँ, मान लीजिए एक बंदा है, आप लोगों के ऊपर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोलेस्ट्रॉल का डिटेक्शन कर रहे हैं, तो बंदे की एज और बंदे की जो हाइट है, मान लीजिए आप 1 से लेके 25 तक की एज के लोगों को कर रहे हैं, तो एज और हाइट के बीच में काफी कोरिलेशन आएगा अगर आप 1 से लेके 25 की एज तक का ले रहे हैं तो, क्योंकि उसके बाद तो एज हाइट सेम ही रहती है, लेकिन मान लेते हैं कि 1 से लेके 25 के एज के बच्चे हैं, उनमें आप डिटेक्शन कर रहे हैं, तो हाइट और एज जो है अपनी आपसी में काफी कोरिलेटेड होंगे, क्योंकि बंदे की जैसे एज बढ़ेगी वैसे उसकी हाइट भी बढ़ेगी। तो ये आपसी में F1 और F3 जो हुए हमारे, ये काफी ज्यादा कोरिलेटेड हुए। तो यही चीज मैंने जो फाइंड करी है यहाँ पे कोरिलेशन प्लॉट करके हीट मैप पे। अब ये हीट मैप क्या है, इसके बारे में भी लाइब्रेरी, पाइथन लाइब्रेरीज हैं, आप गूगल वगैरह कर सकते हैं। वैसे सीधे सीधे कहूँ तो इसने क्या करा, कोरिलेशन निकाला हर फीचर का आपसी में, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन का फिर फॉस्फोरस के साथ। जो कोरिलेशन वाला पार्ट है वो मेरी मैथमेटिक्स की लाइब्रेरी में, मैं उस जो प्लेलिस्ट है उसमें है, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा, वो भी आप जाके देख सकते हैं कि कोरिलेशन क्या चीज रहती है। तो नाइट्रोजन का फॉस्फोरस के साथ, पोटेशियम के साथ, टेम्परेचर के साथ, ह्यूमिडिटी के साथ, पीएच वैल्यू के साथ है। यहाँ पे आप देखेंगे ऐसा कुछ खास नहीं दिखाई देगा सिवाय एक चीज के, यहाँ पे हमारे जो फॉस्फोरस और पोटेशियम है उसमें काफी हाई कोरिलेशन है। यानी कि अगर सॉइल में पोटेशियम ज्यादा है तो फॉस्फोरस भी ज्यादा है, या फिर फॉस्फोरस ज्यादा है तो पोटेशियम भी ज्यादा है। तो इनमें काफी कोरिलेशन है, और हम नहीं चाहेंगे कि ये दोनों के दोनों हमारे डेटा सेट में रहें, क्योंकि वही हमारी बात हो जाएगी मल्टी कोलिनियरिटी की। तो एक काम करेंगे, हम इनमें से एक को हटा देंगे। और ऐसा क्यों है, फॉस्फोरस और पोटेशियम दोनों, पोटेशियम के होने पे फॉस्फोरस ज्यादा है और फॉस्फोरस के होने पे पोटेशियम ज्यादा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम चुपचाप से जिसकी स्पेलिंग हमें खराब लग रही है वो हम रिमूव कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे फॉस्फोरस रिमूव कर दिया है। तो हमारे पास बचे कुछ ये डेटा, नाइट्रोजन, पोटेशियम, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पीएच वैल्यू, रेनफॉल। आप यहाँ पे देखेंगे फॉस्फोरस मैंने यहाँ से ड्रॉप करके हटा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हमने क्या करा, हमने करी स्केलिंग डेटा की। अब ये डेटा की स्केलिंग करना क्या हुआ, डेटा की स्केलिंग मैं एक बार बस छोटा छोटा करके, वैसे तो आपको मालूम ही होगा कि आप यहाँ तक आ गए हैं इस पोजीशन पे कि आप ट्रीज की एल्गोरिथम कर रहे हैं, तो आपको स्केलिंग के बारे में मालूम होगा। ये कोई पॉइंट है एक्स आई, और उस फीचर में जो एक्स साइज का हमारा जो मीन है, मान लीजिए एज है तो यहाँ पे कुछ एज होंगी, और इन सबका हम मीन निकाल लें, तो वही मीन है यहाँ पे, ये मीन है डिवाइडेड बाय इन्हीं का स्टैंडर्ड डेविएशन। ये एक्स आई जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे, तो वही हमने स्टैंडर्ड स्केलिंग कर दी इसकी, ताकि
उसके पीछे ही वजह बताता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे 260 270 ऐसे कुछ वैल्यूज हैं और पीएच वैल्यू 6 है। तो हमारे जो डेटा है इसमें काफी ज्यादा दिक्कत आएगी। वैसे तो स्टैंडर्ड स्केलिंग की आपको जरूरत इतनी रहती नहीं है जब आप क्लासिफिकेशन का काम करते हैं, स्पेशली ट्रीज में, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ क्लासिफ स्केलिंग मैंने स्केलिंग कर दी है। आप नहीं भी करेंगे तो कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी और चीज में वर्क कर रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन के एल्गोरिदम पे या लॉजिस्टिक पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको स्केलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है करनी। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड फॉर द सेक ऑफ स्केलिंग, मैंने ये करके आपको दिखा दिया है यहाँ पे। वैसे इतना कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं ट्रीज में, आपको स्केलिंग करने की ऐसी जरूरत है नहीं ट्रीज में। अब बात आती है, अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस थ्योरी हम क्या क्या पढ़ चुके हैं और क्या क्या हाइपर पैरामीटर्स, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग, डेप्थ, ये सब क्या होता है ट्रीज में। तो यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला हमारा शुरू होता है। अब मैंने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी हैं यहाँ पे, जैसे कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, सिंपल है, ट्रेन और टेस्ट में बांट दिया, 20% डेटा टेस्टिंग के लिए, 20 बाकी 80% ट्रेनिंग के लिए, और फिर एक्यूरेसी स्कोर और ग्रिड सीवी। अब यहाँ पे हम एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, और वो नया कंसेप्ट क्या है? ये नया कंसेप्ट जो रहता है वो रहता है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का। अब के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन क्या रहता है? यहाँ पे हमारे पास एक ग्रिड है, चलिए इसकी बाद में बात करते हैं, पहले के फोल्ड पे ही थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई फीचर्स हैं, फीचर्स 1, फीचर 2, फीचर 3, फीचर 4, ऐसे ऐसे करके। तो अब यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन क्या है? यहाँ पे मान लीजिए ये फीचर्स मैंने ड्रॉ करे कि ये फीचर्स हैं, ठीक है, और आपने यहाँ पे कुछ रोज हैं डेटा की। अब मैंने कहा इन डेटा को, ये जो रोज हैं आपकी, आपने 4 सेक्शन में बांट दीजिए। कितने सेक्शन में बांटेंगे वो डिसाइड करेगा नंबर ऑफ के, यानी कि के की वैल्यू क्या है। के की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए 4 है, तो मैंने कहा जितनी भी रोज है उन्हें 4 हिस्सों में बांट दो, 1 2 3 4। अब क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ आइट्रेशंस रन करें। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले मैंने ले लिया कि भाई मुझे गिनी इंडेक्स और एंट्रोपी का चेक करना है, तो सबसे पहले गिनी लेकर आएंगे। गिनी में आपके आइट्रेशंस रन होंगी I1, I2, I3 और ऐसी I4 एंड सो ऑन। तो आइट्रेशंस करेंगे 1 2 3। आपने क्या लिया, 1 वाला डेटा लिया, 2 वाला लिया, 3 वाला लिया, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में आपने कहा 1 2 एंड 4, ठीक है। फिर आपने दूसरे में कहा 1 3 एंड 4, ऐसे आपने फिर चौथे में कहा 2 3 एंड 4, ठीक है। ऐसे करके आप सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेंगे और फोल्ड आप खुद डिसाइड करेंगे के की वैल्यू क्या रहेगी, और इनका आप एवरेज ले लेंगे। अब एवरेज जो आएगा, इनकी एक्यूरेसी का एवरेज, जो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स ली है वो एक्यूरेसी ली है, इन सब आइट्रेशंस की एक्यूरेसी लेंगे और उनका एवरेज निकाल लेंगे। तो हमारे पास ये 4 फोल्ड, क्या कहते हैं, 4 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन की एक्यूरेसी आ जाएगी। फिर यही सेम चीज हम एंट्रोपी के साथ करेंगे और उसमें भी एक एवरेज आएगा, एवरेज 1 जो कि गिनी के साथ आया, एवरेज 2 जो कि हमारा एंट्रोपी के साथ आया, जो भी बेटर परफॉर्म करेगा उसको कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे यही चीज हमने करी। यहाँ पे ग्रिड सीवी आपको दिख रहा है, और फिर यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया, सिंपल ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है। और ये जो क्रॉस वैलिडेशन है ये हमारा यहाँ पे ये रहा मैट्रिक्स। ये क्या चीज है, थोड़ा सा इस पे भी हम आपसे बात करेंगे। मैं एक बार इसे यहाँ पे ले आऊं, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब ये क्या चीज है, मैंने कहा था आप एक बार गिनी के लिए चेक करेंगे, एक बार एंट्रोपी के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज हुई, लेकिन बाकी नीचे की चीजें क्या है, ये है हमारी बाकी क्या हाइपर पैरामीटर्स। मैक्स डेप्थ क्या है, डेप्थ क्या होता है, हमारा एक हाइपर पैरामीटर होता है जो कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग के, वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग की बात कर रहा हूँ, सॉरी, डिसीजन ट्रीज में डेप्थ डिसाइड करनी है। नन यानी कि डेप्थ का कोई लिमिट नहीं है ऐसी, 5 और 10 कि 5 ही डेप्थ रखो, सिर्फ 10 ही डेप्थ रखो। और मैक्स डेप्थ नन यानी कि कुछ आप कितनी भी रख सकते हो जितना आपको ठीक लगे। ये मिनिमम सैंपल स्प्लिट क्या है, मिनिमम सैंपल स्प्लिट क्या है कि एटलीस्ट 5 डेटा पॉइंट्स या एटलीस्ट 10 डेटा पॉइंट हो तो ही स्प्लिट करो, वरना मत करो स्प्लिट।
और लीफ नोड बनने के लिए कि अगर लीफ नोड बनाना है तो मिनिमम कितने सैंपल होने चाहिए, मिनिमम 4 होने चाहिए तभी वो लीफ नोड बनेगा, मिनिमम 2 होंगे तभी वो लीफ नोड बनेगा। तो ये हमारे बाकी 2 हाइपर पैरामीटर हुए, और इस बारे में भी हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग वाले लेक्चर में। डिसीजन ट्री के 5 लेक्चर सिर्फ इसी थ्योरी पे कवर्ड है, और वो थ्योरी आपको पता होगी तभी आप ये ग्रिड समझ पाएंगे, और यही ग्रिड हमारी XG बूस्ट में भी आएगी। इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ग्रिड ली, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लासीफाई डिसाइड करा डिसीजन ट्री, और यहाँ पे डिसीजन ट्री मैंने कहाँ कॉल किया, ये ऊपर कॉल किया। ये ग्रिड सर्च करा, CV में डाला, एस्टिमेटर कौन सा डाला, क्लासीफायर, क्लासीफायर हमारा कौन सा, डिसीजन ट्री। पैरामीटर ग्रिड कौन सी है, कौन कौन से पैरामीटर्स हम एज अ हाइपर पैरामीटर लेके जज करेंगे, वो हमने यहाँ डाल दिए एज अ डिक्शनरी। ये CV इक्वल टू 5 का है, CV है हमारा K फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, और इसमें K की वैल्यू हमने 5 डिसाइड करी। और मैट्रिक्स के लिए हमने एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के बेसिस पे इन सबको जज करो कि इनमें से किसका कॉम्बिनेशन, मान लीजिए मैं एंट्रोपी का लेता हूँ, यहाँ 10 का और 5 का और 2 का कॉम्बिनेशन लिया, उस पर एक्यूरेसी कितनी आई। फिर मैं मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन लेता हूँ गिनी, नन और 2 और 4 का, इसमें कितनी एक्यूरेसी आई। तो एक एक करके मल्टीपल कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा और एक हमें बेस्ट पैरामीटर दे देगा। बेस्ट पैरामीटर कैसे, पहले तो ये मैंने रिजल्ट्स प्रिंट कर लिए, ये कोड रहता है, ये CV_, रिजल्ट्स हमें रिजल्ट्स दे देगा। रिजल्ट में मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आपको रिजल्ट में पैरामीटर्स दे रखे हैं कि भाई गिनी था, मैक्स डेप्थ नन थी, और ऐसे करके बाकी का। और थोड़ा सा और अगर आप राइट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर रैंकिंग दिख जाएगी कि क्या रैंक आई है स्कोर की। भाई यहाँ पे हमें एक्यूरेसी दे रखी है, यहाँ पे स्प्लिट 4 बार स्प्लिट कर रखा है डेटा, है ना, 5 बार, क्योंकि 4 का आप लेंगे अगर आपने 5 में स्प्लिट करा है तो K फोल्ड में। फिर हमारे पास एक एवरेज आ जाएगा और उसकी रैंकिंग आ जाएगी। अब रैंकिंग आ गई, हम देखेंगे बेस्ट रैंक, फर्स्ट रैंक किसकी आई, और फर्स्ट रैंक लेके उस पर अपना एक बेस्ट मॉडल ट्रेन कर लेंगे। मान लीजिए आपको प्रोडक्शन लेवल ऐप बनानी है या आप उसमें काम कर रहे हैं, तो आपको करना क्या पड़ता है कि आप एक बेस्ट पैरामीटराइज्ड मॉडल जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा हो उसे प्रोडक्शन में डालें। तो पीछे अभी तक जो हमने काम किया, अभी तक हमने फिगर आउट करने का काम किया कि बेस्ट हमारा क्या परफॉर्म कर रहा है, किस हाइपर पैरामीटर्स में हमारा जो वो है मॉडल है वो वर्क कर रहा है। वो डिसाइड करने के बाद हम वो हाइपर पैरामीटर्स लेंगे। वो बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स कुछ ये आए हैं हमारे पास, वो ये खुद ही दे देता है, ये ग्रिड CV वाली लाइब्रेरी दे देती है। बेस्ट पैराम सर्च करिए, ये कोड है इसका, आप देख लीजिए एक बार। फिर उसके बाद वो बेस्ट पैरामीटर लेके हमने डिसीजन ट्री में डाल दिए। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि ये 2 स्टार क्यों है यहाँ पे। ये पाइथन का कंसेप्ट है, डिक्शनरी अनरैपिंग का कंसेप्ट है। आप ये खुद से गूगल करके देखिए, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। मैं स्पून फीड नहीं करूंगा बैठ के यहाँ पे, एक बार खुद या तो चैट GPT कर लीजिए या गूगल कर लीजिए, जो भी आप ये डबल स्टार वाला कंसेप्ट देखिए क्या होता है। फिर आगे बढ़ते हैं अपने मॉडल की तरफ ही। हमने फिट करा ट्रेन और टेस्टिंग डेटा वगैरह, टेस्टिंग यहाँ पे फिट करा। उसके बाद हमारे पास कुछ एक्यूरेसी आई, वो एक्यूरेसी क्या आई हमारी 96.5, और काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी आई है। अब ये हमारे डिसीजन ट्री का क्लासीफायर बन गया है। मूव करते हैं XGB पे। XG बूस्ट क्या है, चलो एक सेकंड थोड़ा सा पानी पी ले, आप तब तक कोड देखिए इसका। आपको कोड देखा होगा तो आपको काफी चीजें सेम ही मिली होंगी, बस एक चीज को छोड़ के। वो क्या है, लेबल एनकोडर। लेबल एनकोडर यूं कि जो हमारा XGB है वो ऑर्डिनल वैल्यूज हैंडल नहीं कर पाता। जैसे कि राइस लिखा था, फिर कॉफी लिखा था, है ना, कॉफी लिखा था, तो वो नाम की जगह ऐसा कुछ ले लेगा, 0 1 2 ऐसे करके। अगर हमने एनकोड कर दें, मान लीजिए राइस था, कॉफी था, वीट ले लीजिए, बीट लिया और उसको हमने 2 एनकोड कर दिया। ऐसे करके हमने एनकोडिंग कर दी बस सिंपल, कि राइस की जगह 0 है, कॉफी की जगह 1 है, वीट की जगह 2 है। तो एनकोडिंग करके हमने यहाँ पे सिंपल वाई को एनकोड कर दिया और एनकोडेड वाई को डाला इंस्टेड ऑफ कि हम नॉर्मल वो डालें। तो यहाँ पे आगे मूव करते हैं, वही ग्रिड। अब इस ग्रिड में डिफरेंट चीजें दिखाई दे रही होंगी, मैक्स डेप्थ, लर्निंग रेट और नंबर ऑफ एस्टिमेटर। ये सब क्या चीजें हैं, ये सब मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं पिछले 5 लेक्चर्स में कि मैक्स डेप्थ क्या रहती है XGB में, मैक्स डेप्थ का मतलब क्या होता है, लर्निंग रेट क्या रहती है, फिर आपका नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स क्या रहते हैं। ये सब चीजें पिछले 4-5 लेक्चर में हमारा डिस्कशन हो चुका है, तो मैं फिर से उस पर बात नहीं करूंगा। ग्रिड CV का कोड ऑलमोस्ट एग्जैक्टली ही सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत नेम चेंज है। बस क्लासीफायर यहाँ पे XGB क्लासीफायर है हमारा इंस्टेड ऑफ कोई और क्लासीफायर के। यहाँ पे हमारा XGB क्लासीफायर में डिफाइन कर रखा है।
और ये एक्सजी बूस्ट की लाइब्रेरी से बना है। एक्सजी बूस्ट की लाइब्रेरी के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बनाता हूँ। ये मुझे एग्जैक्टली बंदे का नाम तो नहीं पता, लेकिन वो क्या था, एक कैगल पे एक कंपटीशन अटेंड कर रहा था और उसे लगा कि जो हमारी साइकिटलन है उसकी जो एक्सजी बूस्टिंग लाइब्रेरी है जीबीडीटी की, ग्रेडियंट बूस्टिंग वाली, वो बहुत ज़्यादा स्लो है। तो उसने क्या करा, बंदे ने खुद से स्क्रैच से एक लाइब्रेरी बनाई और उसका नाम दिया एक्सजी बूस्ट, और ये काफ़ी ज़्यादा फास्टर और बेटर परफॉर्म करती है रादर देन साइकिटलन वाली से। तो इस लेवल का बंदे का डेडिकेशन था कि उसने खुद की लाइब्रेरी लिख दी क्योंकि उसे दूसरे की स्लो लगी। तो फिलहाल तो हम उसे सिर्फ यूज़ करेंगे, बनाएंगे तो नहीं अभी। तो यहाँ पे हमारा ग्रिड डाल दिया हमने। ग्रिड डालने के बाद यहाँ पे भी हमने रिजल्ट्स निकाले, रैंकिंग आई, पैरामीटर्स आए, सब आए एक्जैक्टली जैसे डिसीजन ट्री में था, कुछ चेंजेस नहीं। फिर से हमने दोबारा फिट करा बेस्ट पैरामीटर्स लेके, फिर से वही डबल स्टार आपको यहाँ दिख रहा होगा। फिर उसके बाद हमारे पास बेस्ट पैरामीटर्स की वैल्यू आ गई कि मिनिमम लीफ सैंपल वगैरह, मैक्स डेप्थ कितनी है, ये सब चीज़ें क्या है ना। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक्यूरेसी आई। भाई एक्यूरेसी क्या आई, 0.988। ये हमारा यहाँ पे जो आया वो आया बेस्ट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कितनी आई है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 98.8। ये बहुत ज़्यादा अच्छी आई है हमारे उससे, क्या कहते हैं, डिसीजन ट्री वाले से। डिसीजन ट्री से अच्छी क्यों है, क्योंकि डिसीजन ट्री हमारा 95.96.5 कुछ कर रहा था और इसने लिटरली 99 तक पहुंचा दिया। तो ये हमारा यहाँ पे एक्सजी बूस्ट भी हो गया। अब इतनी हमने बात कर ली है, लेकिन आप नोटिस करेंगे तो एक चीज़ रह गई और वो था हमारा रैंडम फॉरेस्ट। तो मैं कहूँगा आपने कोड देख लिया है, चीज़ें समझ ली हैं, और आपने होपफुली पीछे के लेक्चर्स भी देख लिए होंगे कि रैंडम फॉरेस्ट वर्क कैसे करता है। तो आप खुद से जाके थोड़े हाथ पैर मारिए, चीज़ें ट्राई करिए, एक बार कोड देखिए और उसके बाद आगे मूव करिए और शेयर करिए, ताकि आगे चल के अगर इस पर इनफ रिस्पॉन्स आया तो मैं एक फुल स्टैक सर्वरलेस इस पर बना के दिखाऊंगा, फुल स्टैक प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग का, ताकि आप उसे जो फुल स्टैक ऐप होगी आपकी इसकी, वो आप अपने रेज्यूमे में भी डाल सकें। तो हम सिर्फ इस चैनल पे थ्योरी वोरी नहीं कर रहे हैं, हम पूरा पूरा प्रोजेक्ट भी बनवाऊंगा, लेकिन मुझे उसके लिए इनफ रिस्पॉन्स चाहिए होगा, और नहीं मिला मुझे इनफ रिस्पॉन्स तो मैं स्ट्रेट आउट आगे मूव कर जाऊंगा और 1 महीने 1.5 महीने बाद डालूंगा जरूर, लेकिन थोड़ा लेट डालूंगा। लेकिन अगर इनफ रिस्पॉन्स मिला तो मैं अभी डालूंगा। तो फिलहाल के लिए थैंक यू।